हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों मैं हूं सीए पंकज सरावगी और आज की जो वीडियो है सीएमए फाइनल स्टूडेंट्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो वीडियो है मैं स्टूडेंट की डिमांड पे ही बना रहा हूं। दिसंबर 2023 में जो स्ट्रेटजी कॉस्ट मैनेजमेंट का पेपर हुआ था, वो ड्यू टू टाइम शॉर्टेज हम आपको उसका सजेस्टेड आंसर अपनी तरफ से प्रोवाइड नहीं करा पाए थे। तो काफी ज्यादा स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि सर स्ट्रेटजी कॉस्ट मैनेजमेंट का दिसंबर 2023 का जो पेपर है उसका सजेस्टेड आंसर डिस्कस कीजिए, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने कुछ क्वेश्चन में तो फुल फ्लेज आंसर दिए हुए हैं, बट काफी सारे क्वेश्चंस के आंसर इंस्टीट्यूट ने केवल और केवल फाइनल आंसर दिए हुए हैं। तो बच्चों को काफी ज्यादा प्रॉब्लम आ रही थी कि ये आंसर इंस्टीट्यूट ने निकाले तो कैसे निकाले। तो आज मैं आपके साथ यहाँ पे आज की वीडियो में फुल फ्लेज आंसर डिस्कस करने वाला हूं। डिटेल्ड सॉल्यूशन जो है वो आज हम यहाँ पे एससीएम दिसंबर 2023 के क्वेश्चन पेपर का डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पे हो नए तो सबसे पहले कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि नॉर्मली हम आपके लिए हमेशा सजेस्टेड आंसर्स लेकर आते हैं जो कि एग्जाम में आपके क्वेश्चंस आते हैं। सिमिलरली अभी आपके दिसंबर 24 में एग्जाम होने वाले हैं। जून 24 के ऑलरेडी सजेस्टेड आंसर हम अपलोड कर चुके हैं अपने यूट्यूब चैनल पे, आप प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिए। दिसंबर 24 के एग्जाम होंगे, उनके भी हम सॉल्यूशन आपको एज सुन एज पॉसिबल प्रोवाइड करवाने की कोशिश करेंगे। तो चैनल को कर लीजिए सबसे पहले सब्सक्राइब। साथ में हमारा फास्ट ट्रैक चल रहा है, फास्ट ट्रैक रिवीजन सीरीज एचसीएम और एसएफएम दोनों का ही यूट्यूब चैनल पे, उसका भी आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हो। तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। इसके बाद आपको जो सॉल्यूशंस यहाँ पे दिखने वाले हैं, अगर आपको इसके सॉल्यूशन जो है वो डाउनलोड करने हैं तो आप डाउनलोड कर लीजिए हमारा मोबाइल ऐप, क्योंकि मोबाइल ऐप पे जाकर आप ये जो नोट्स हैं, आप जो सजेस्टेड आंसर है वो आप वहां से डाउनलोड कर पाओगे। साथ में आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए, ताकि अगर आपका कोई अपडेशन नोटिफिकेशन मिस हो जाएगा आपको टेलीग्राम चैनल के थ्रू मिल जाएगा। साथ में आप हमें व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम चैनल पे भी फॉलो कीजिए, हमारी क्लासेस के ऑफर्स वगैरह आपको वहां पे देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्ट्रेटजी कॉस्ट मैनेजमेंट दिसंबर 2023 के एग्जाम में आपका जो क्वेश्चन पेपर हुआ था उसका डिटेल सॉल्यूशन हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप सबको पता है 100 नंबर का हमारा पेपर होता है, 100 मार्क्स का हमारा पेपर होता है, जिसमें सेक्शन ए होता है क्वेश्चन नंबर 1 इन सेक्शन ए, जो कि कंपलसरी होता है, जिसमें आपको 2 मार्क्स के 15 एमसीक्यू देखने को मिल जाते हैं। 30 मार्क्स की वेटेज ये होगी। और उसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक, क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक जो आपको 7 क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाए जाते हैं, उसमें से 5 क्वेश्चन आपको यहाँ पे अटेम्प्ट करने होते हैं। तो 7 में से 5 क्वेश्चन आपको कोई भी यहाँ पे अटेम्प्ट करने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए। सेक्शन ए की अगर मैं बात करूं तो सेक्शन ए में आपको कंपलसरी क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। क्वेश्चन 1 नंबर, जिसमें आपको 15 एमसीक्यू 2-2 नंबर के देखने को मिल जाते हैं। 2 मार्क्स के 15 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं। तो चूज द करेक्ट ऑप्शन, जिसमें आपको कुछ एमसीक्यू प्रैक्टिकल और कुछ थ्योरेटिकल देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, डाउन टाइम ड्यू टू डिफेक्ट इन क्वालिटी इज एन एग्जाम्पल ऑफ। सर अगर क्वालिटी में डिफेक्ट पाया गया उसकी वजह से डाउन टाइम है, तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंटरनल फेलियर, प्रिवेंशन, अप्रेजल या एक्सटर्नल फेलियर। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंटरनल फेलियर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सेकंड क्वेश्चन, which one of the following important pillars of strategy cost management determine the company's comparative position in the industry in terms of performance? Option C is the correct answer. Strategic positioning analysis. Cost driven analysis no, value chain no, competitive no. So strategic position analysis, option C is the correct answer. इसके बाद आपको पॉइंट नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो प्रैक्टिकल देखने को मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, ए प्रोडक्शन ऑफ John Limited has the capacity to produce either 4,000 units of A or 3,500 units of B या 5,000 यूनिट ऑफ C। एक कंपनी है जॉन लिमिटेड जो A, B या C तीनों में से कोई एक प्रोडक्ट बना पाती है। A बनाए तो 4,000 यूनिट, B बनाए तो 3500 और C बनाए तो 5,000 यूनिट बना सकते हैं। ओनली वन प्रोडक्ट कैन बी मेड इन ए प्रोडक्शन पीरियड। एक ही प्रोडक्ट आप बना पाओगे, ओनली वन प्रोडक्ट। The contribution per unit of A, B, C are 10, 11 and 8 respectively. तो of course आप अगर बात करोगे कि सर मैं बनाऊं A
तो आप 4000 इंटू 10,000 40,000 रुपए कमा पाओगे। अगर आप डिसाइड करते हो बी बनाऊंगा तो 3500 इंटू 11 आप 38,500 का कंट्रीब्यूशन जनरेट कर पाओगे। और अगर आप जाते हो सी के लिए तो 5,000 इंटू 8 40,000 का कंट्रीब्यूशन आप जनरेट कर पाओगे। क्वेश्चन जानना चाहता है तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ ए वुड बी, सर अगर मैं डिसाइड करूं कि मैं 8 सिलेक्ट करूंगा, तो अगर मैं ए सिलेक्ट करूंगा तो उस सिचुएशन में मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी? तो सर सिंपल सी बात है, आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी? 38,500 और 40,000 विच एवर इज हायर, तो सर 40,000 विल बी द करेक्ट आंसर। डी विल बी योर करेक्ट आंसर। डी विल बी योर करेक्ट आंसर, क्योंकि आप ये सेक्रीफाइस कर रहे हो, और जब भी आप 2 या 2 से ज्यादा सेक्रीफाइस करते हो तो विच एवर इज हायर जो कॉन्ट्रीब्यूशन लॉस्ट होता है दैट इज कंसिडर्ड एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो भी आपको प्रैक्टिकल देखने को मिल जाता है। रॉबिन्सन लिमिटेड ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैज ए ब्रेक इवन पॉइंट व्हेन सेल्स आर रुपी 10 लाख एंड फिक्स्ड कॉस्ट 4 लाख। कहते हैं जब आपकी सेल्स 10 लाख रुपए होती है तो आप ब्रेक इवन पॉइंट पे आ जाते हो और आपकी फिक्स्ड कॉस्ट 4 लाख है, तो सिंपल सी बात है आपकी वेरिएबल कॉस्ट 6 लाख होगी। आपकी वेरिएबल कॉस्ट 6 लाख होगी क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट पे तो सेल्स और टोटल कॉस्ट इक्वल होती है, जिसमें 4 लाख फिक्स्ड कॉस्ट है तो 6 लाख वेरिएबल होगी। कहते हैं टू रियलाइज प्रॉफिट ऑफ रुपी 2 लाख फ्रॉम द सेल ऑफ, कितना है ये 3 लाख यूनिट्स, 3 लाख यूनिट, तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट क्या रखें? सर मुझे चाहिए 2 लाख रुपए का प्रॉफिट, सेल करूंगा 3 लाख रुपए की, तो सेलिंग प्राइस क्या रखूं? तो इसकी कैलकुलेशन मैंने आपको यहां पे करके दे दी है। सेल्स यूनिट्स इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो। सेल आपको 3 लाख गिवन है, क्वेश्चन में फिक्स्ड कॉस्ट आपको 4 लाख गिवन है, प्रॉफिट आपको 2 लाख चाहिए, तो यहां से आप इजीली अपना कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैलकुलेट कर सकते हो। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है मेरा 2 रुपए। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है मेरा 2 रुपए। जब मेरा कंट्रीब्यूशन 2 रुपए आया, क्वेश्चन ने कहा ब्रेक इवन पॉइंट 10 लाख है, फिक्स्ड कॉस्ट 4 लाख है, तो ऑफकोर्स वेरिएबल कॉस्ट 6 लाख है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा। तो अगर अगर वेरिएबल कॉस्ट जो है, वेरिएबल कॉस्ट जो है वो 60% है, वेरिएबल कॉस्ट 6 लाख है, सेल का 10 लाख का, तो इसका मतलब वेरिएबल कॉस्ट 60% है, तो पीवी रेशियो अपने आप क्या रहेगा 40%। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू, सर पीवी रेशियो क्या होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन में सेल्स इनटू 100। अगर आपने कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट कर लिया कि सर कंट्रीब्यूशन मेरा 2 रुपए है जो कि इंडिकेट कर रहा है 40% को, तो इसका मतलब आपका सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए 5 रुपए पर यूनिट। 5 रुपए पर यूनिट आपका सेलिंग प्राइस होना चाहिए। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। अगेन आपको क्वेश्चन नंबर 5 भी एमसीक्यू देखने को मिल जाता है, प्रैक्टिकल एमसीक्यू। एमॉन लिमिटेड प्लान्स टू इंट्रोड्यूस ए न्यू प्रोडक्ट ZOS and is using target cost approach। टारगेट कॉस्टिंग अप्लाई करते हैं। The selling price of product ZOS is set at ₹120 for each unit। सर सेलिंग प्राइस पता चल गया 120 रुपए का। एंड सेल रेवेन्यू फॉर द कमिंग ईयर इज एक्सपेक्टेड टू बी 9,60,000। तो ठीक है, आपको नंबर ऑफ यूनिट्स भी पता चल जाएगी 9,60,000 डिवाइड बाई 120 करके। The company requires a return of 15% on the coming year on its investment of ₹20 lakh। सर 20 लाख का इन्वेस्टमेंट है, 15% का रिटर्न चाहिए, तो 3 लाख रुपए का प्रॉफिट चाहिए, 3 लाख रुपए का प्रॉफिट चाहिए। व्हाट इज द टारगेट कॉस्ट पर यूनिट फॉर द कमिंग ईयर? तो टारगेट कॉस्ट क्या होगी? तो सर मुझे 3 लाख रुपए का प्रॉफिट चाहिए, कितनी यूनिट से 9,60,000 डिवाइडेड बाई 120, 8,000 यूनिट से, 8,000 यूनिट से मुझे 3 लाख रुपए का प्रॉफिट चाहिए, तो आपको पर यूनिट 37.5 का प्रॉफिट मार्जिन चाहिए। तो 120 में से अगर 37.5 माइनस कर दोगे तो 82.5 विल बी योर करेक्ट आंसर। सॉल्यूशन मैंने इसका फुल फ्लेज आपको दिखा दिया है। यहाँ पे देखो सेल्स कितनी है 9,60,000 की, प्रॉफिट कितना कमाना चाह रहे हो 3 लाख, तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी 6,60,000 की। नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी है 8,000, नंबर ऑफ यूनिट 8,000 क्योंकि 9,60,000 रुपए आपकी सेल वैल्यू है 120 रुपए पर यूनिट के हिसाब से, तो 8,000 यूनिट, तो कॉस्ट पर यूनिट कितनी हो गई सर 6,60,000 डिवाइड बाई 8,000, 82.5 आपकी कॉस्ट पर यूनिट आएगी। या फिर आप सीधा सीधा प्रॉफिट कैलकुलेट कर लो, तो वहां से आप 120 में से 37.5 माइनस करके भी 82.5 पे पहुंच सकते हो। आंसर विल बी सी 82.5। इसके बाद फिर से आपको क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो थ्योरी एमसीक्यू देखने को मिल रहा है। द हाइएस्ट नेगेटिव अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वैल्यू
in an unused cell of a transportation matrix is chosen to improve the current solution. कहते हैं जो हाईएस्ट नेगेटिव अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है अनयूज्ड सेल में, सिंपल सी कहूं तो डेल्टा आई जो कैलकुलेट करते हो वो हम सिलेक्ट करते हैं टू इंप्रूव द करंट सॉल्यूशन. बिल्कुल करते हैं सर. क्यों करते हो? बिकॉज इट रिप्रेजेंट मैक्सिमम पॉसिबल कॉस्ट रिडक्शन पर यूनिट, इट इंश्योर्स नो वायोलेशन ऑफ रिम कंडीशन, इट रिप्रेजेंट पर यूनिट कॉस्ट इंप्रूवमेंट, आइदर वन ऑफ द अबव. सर ए इज द करेक्ट आंसर. उसका मतलब होता है कि ज्यादा से ज्यादा आप कॉस्ट रिडक्शन पर यूनिट इतना कर सकते हो. ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर. ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर. ये मैंने सारे के सारे जो एमसीक्यूज हैं इनके आंसर भी इस फाइल में लिख दिए हैं. तो जब आप इसको डाउनलोड करोगे आपके पास पीडीएफ आ जाएगा. इसका डाउनलोड करना है ऐप से. कोई भी व्हाट्सएप वगैरह पे डिमांड ना करे. व्हाट्सएप वगैरह पे हम किसी को भी इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं करवाएंगे. तो डायरेक्टली आप मोबाइल ऐप डाउनलोड कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको. और मोबाइल ऐप डाउनलोड करने के बाद आप स्टोर सेक्शन में जाइए. स्टोर सेक्शन में आपको सजेस्टेड आंसर का एक फोल्डर मिल जाएगा. और सजेस्टेड आंसर पे क्लिक करके सीएमए इंटर और सीएमए फाइनल मिल जाएगा. सीएमए फाइनल के जो सब्जेक्ट है एससीएम एसएफएम, एससीएम पे क्लिक करोगे आपको वहां पे जो भी हमने अपलोड किए होंगे वो देखने को मिल जाएगा. और केवल आपको वहां पे अपलोड वही देखने को मिलते हैं जो यूट्यूब पे हमने करवाए हुए हैं. तो अकॉर्डिंगली उसके अलावा भी किसी भी तरीके की और डिमांड ना कीजिए, क्योंकि अगर हम खुद करवाएंगे तो वहां पे अपलोड कर देंगे. उसके अलावा आप डिमांड करोगे इसका मतलब हमने वो चीज बोली नहीं होगी आपको यूट्यूब चैनल पे, तो वहां पे आपको देखने को नहीं मिल रहा है. फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप चैट ऑप्शन होता है मोबाइल ऐप के अंदर, चैट ऑप्शन देखने को मिलता है, वहां पे आप मैसेज लीव कर सकते हो. आपको बिल्कुल सपोर्ट मिलेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, अगेन प्रैक्टिकल क्वेश्चन. RRS, a manufacturer of large windows, is experiencing a bottleneck in its plant. सर bottleneck experience कर रहे हैं. Setup time at one of its workstation has been identified as the culprit. ठीक है, setup time में प्रॉब्लम है, कहीं पे setup time ज्यादा है कहीं पे कम है, तो एक मशीन को लेकर दिक्कत है. A manager has proposed a plan to reduce setup time at a cost of 7,20,000. कहते हैं 7,20,000 रुपए की कॉस्ट लगा के हम सेटअप टाइम को कम कर देंगे ताकि वो बोटलनेक इश्यू खत्म हो जाए. द चेंज विल रिजल्ट इन 800 एडिशनल विंडोज. इसकी वजह से आप 800 विंडोज एडिशनल बना पाओगे. सेलिंग प्राइस है पर विंडो 18,000 का. डायरेक्ट लेबर की जो कॉस्ट है वो 3,000 रुपए पर विंडो होती है. मटेरियल की जो कॉस्ट है वो 7,000 रुपए पर विंडो होती है. अज्यूम ऑल यूनिट्स प्रोड्यूस कैन बी सोल्ड. जितना बनाओगे बेच लोगे. क्वेश्चन जानना चाहता है द चेंज विल रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन द थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन. क्वेश्चन केवल और केवल थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन जानना चाह रहा हूं. थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन होता है सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, सेलिंग प्राइस माइनस मटेरियल कॉस्ट. सर सेलिंग प्राइस 18,000 है, मटेरियल की कॉस्ट 7,000 है, तो इसका मतलब 11,000 रुपए पर यूनिट जो है, 11,000 रुपी पर यूनिट जो है वो आपका थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन है. और एडिशनल आप कितनी यूनिट बना पा रहे हो? 800. और 7,20,000 रुपए आपको कॉस्ट इनकर करनी पड़ रही है. चलो 7,20,000 जो है वो तो अलग मैटर हो गया, केवल थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन पूछा आपसे. तो ठीक है, फिर 7,20,000 माइनस करने का कोई मतलब बनता नहीं है. यहाँ पे थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन बोला है, केवल 18,000 माइनस 7,000 इंटू 800, सीधा सीधा ही आएगा 88 लाख. बी विल बी योर करेक्ट आंसर. बी विल बी योर करेक्ट आंसर 88 लाख. ना तो आपको लेबर माइनस करनी है ना आपको 7,20,000. रीजन बीइंग सर केवल और केवल थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन पूछा गया. अगर प्रॉफिट पूछा जाता तो फिर मैं लेबर भी माइनस करता और ये जो सेटअप टाइम को कम करने की कॉस्ट है इसको भी हम माइनस कर देते. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, फिर से प्रैक्टिकल क्वेश्चन है लर्निंग कर्व में से. एन एम्प्लॉई ऑफ आरओबी लिमिटेड took 200 minutes to complete the first setup on a new machine. सर पहली यूनिट को बनाने के लिए 200 मिनट. 90% का इंक्रीमेंटल यूनिट टाइम लर्निंग मॉडल अप्लाई होता है, इंडिकेट्स दैट द सेकंड सेटअप ऑन द न्यू मशीन इज एक्सपेक्टेड टू टेक. सर सेकंड में कितना टाइम लगेगा? तो सिंपल सी बात है, 90% के अकॉर्डिंगली चले जाओ. अगर पहले में 200 है तो 2 यूनिट के लिए एवरेज टाइम हो जाएगा आपका 200 का 90% 180 मिनट. 180 इंटू 2 360 मिनट टोटल, तो 160 मिनट आपके लगने वाले हैं सेकंड यूनिट को बनाने में.
कैलकुलेशन मैंने दिखा दी है यहाँ पे कि अगर आप 1 यूनिट बनाते हो तो एवरेज टाइम पर यूनिट होता है 200, डबल पे करोगे 1 का 2 करोगे तो इसका 90% हो जाएगा, क्योंकि 90% लर्निंग मॉडल है, तो 200 का 90% 180। तो 1 को बनाने में 200 लगते हैं, 2 इंटू 180, 2 को बनाने में 360, तो इसका मतलब सेकंड यूनिट को बनाने में 160 मिनट्स का कंजम्पशन हुआ है। 160 मिनट्स का कंजम्पशन आपको देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, the drive up window of a fast food operation was being studied using simulation for a variety of operating characteristics. Sir, simulation का question है. As part of the study, data was collected on order processing time as given in the following table. Using the first 2 digits of the random number, determine the, पहले 2 डिजिट ही लेने हैं रैंडम नंबर के, बाद के 2 डिजिट इग्नोर कर देने हैं. Determine the processing time that would be used to simulate the fifth sample. तो यहां पे आपको गिवन है प्रोसेसिंग टाइम और उसकी प्रोबेबिलिटी, और ये गिवन है रैंडम नंबर. तो देखो सिंपल सी बात है, इसके लिए आप सबसे पहले तो रैंडम नंबर रेंज बनाया करते हो, बना दिए मैंने 1 2 3 4, प्रोबेबिलिटी कॉपी कर ली है 0.30 0.45 0.20 और 0.05. इसके बाद आप इसको क्यूमुलेट कर लेते हो, तो एडिशन कर दिए 0.30 प्लस 0.45 इट विल बी इक्वल टू 0.75 प्लस 0.20 0.95 प्लस 0.05 1 हो गया. रैंडम नंबर की रेंज क्रिएट कर लेते हैं. 00 से स्टार्ट होती है, लास्ट में 99 तक जाती है, तो 00 से 29, देन 30 से 74, देन 75 से 95 और देन 94, 95 से 99. इसके बाद क्वेश्चन ने आपको ये कहा था कि फिफ्थ सैंपल जो है उसका प्रोसेसिंग टाइम बताओ. तो ठीक है, आप सैंपल ले लो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 सैंपल ले लो, और अकॉर्डिंगली पहला रैंडम नंबर है 10, दूसरा है 22, तीसरा है 24, चौथा है 42, पांचवा है 37. पांचवा रैंडम नंबर है 37. तो 37 के अकॉर्डिंगली टाइम कितना होगा चेक कर लो. तो 37 होगा आपका 2 मिनट, तो 2 मिनट आपका आंसर आएगा. आंसर होगा आपका 2 मिनट्स. ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर. तो इस तरीके से एमसीक्यू में सिमुलेशन का अच्छा क्वेश्चन पूछा है 2 नंबर के हिसाब से. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10. ए कंपनी प्रोड्यूसिंग आउटपुट एक्स एंड वाई यूजेस स्टैंडर्ड कॉस्टिंग. द स्टैंडर्ड ओवरहेड कंटेंट ऑफ ईच प्रोडक्ट इज, एक्स का रेट है 3 रुपए पर यूनिट और वाई का रेट है 2.25 पर यूनिट. ठीक है. द बजटेड ओवरहेड इज ₹860 और बजटेड टाइम है 3440 आवर्स. एक्चुअल में आपने एक्स की 200 यूनिट और वाई की 100 यूनिट बनाई है. एक्चुअल में टाइम कंज्यूम किया है 3200 आवर्स. एक्चुअल ओवरहेड का खर्चा है 875. क्वेश्चन केवल और केवल ओवरहेड का वॉल्यूम वेरिएंस जानना चाह रहा है. सर, ओवरहेड का वॉल्यूम वेरिएंस का फॉर्मूला होता है अब्सॉर्ब्ड ओवरहेड माइनस में एक्चुअल ओवरहेड. तो मैंने यहां पे सबसे पहले क्या किया, बजटेड आवर्स, बजटेड रेट पर आवर और बजटेड ओवरहेड लिख दिए. एज पर क्वेश्चन बजटेड आवर्स थे 3440, बजटेड ओवरहेड का खर्चा था 860, तो डिवाइड कर दिया 3440, 860 डिवाइड बाय 3440, 0.25 का रेट आ गया. देन क्वेश्चन ने कहा कि हमने एक्चुअल में एक्स की 200 और वाई की 100 यूनिट बनाई है. तो सिंपल मैंने यहां पे कैलकुलेशन कर दी है कि अगर 12 घंटे लगने थे एक यूनिट को बनाने के लिए, अगर 12 घंटे लगने थे एक यूनिट को बनाने के लिए, तो 200 यूनिट को बनाने के लिए कितने. सर, आपको कैसे पता चला 12 घंटे. तो मुझे 12 घंटे इन रेट से पता चला. 3 रुपए पर यूनिट था और 25 पैसे का रेट था. अगर 25 पैसे का रेट है और 3 रुपए पर यूनिट है, तो 3 डिवाइड बाई 0.25 12 घंटे. सिमिलरली वाई के केस में 2.25 रुपए पर यूनिट है, तो 2.25 डिवाइड बाई 0.25 9 घंटे. तो सर 12 घंटे हैं एक के लिए, तो 200 के लिए 2400. सिमिलरली वाई की बात करें 9 घंटे हैं एक यूनिट के लिए, तो 100 के लिए 900, 100 के लिए 900. टोटल कितने घंटे हो गए 3300. बजटेड रेट कितना है 0.25. एक्चुअल ओवरहेड आपके पास गिवन थे 825. ये क्वेश्चन में गिवन है 825, ध्यान देना. ये 825 आपके पास, ये
875 875 आपके पास क्वेश्चन में गिवन है और मैंने यहाँ पे क्या कैलकुलेट किया है, क्वेश्चन ने क्या जानना चाहे यहाँ पे, क्वेश्चन यहाँ पे वॉल्यूम वेरिएंस की डिमांड करी है। अच्छा, वॉल्यूम वेरिएंस की डिमांड की है क्वेश्चन ने। वॉल्यूम वेरिएंस का फॉर्मूला होता है आपका अब्सॉर्ब्ड ओवरहेड माइनस में बजटेड ओवरहेड। ये अब्सॉर्ब्ड ओवरहेड आ गया है आपके 3300 इंटू 0.25 825 से, और बजटेड ओवरहेड था आपका 860, तो 825 माइनस 860 इट विल बी 35 एडवर्स। मुझे लगा कॉस्ट वेरिएंस पूछा है, वॉल्यूम वेरिएंस पूछा है, 35 एडवर्स ए विल बी योर करेक्ट आंसर। अब्सॉर्ब्ड ओवरहेड माइनस में बजटेड ओवरहेड। एक्चुअल ओवरहेड की कोई रेलेवेंसी है नहीं वॉल्यूम वेरिएंस के टाइम पे। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है गेम थ्योरी का, क्वेश्चन नंबर 11। द वैल्यू ऑफ द गेम ऑफ प्लेयर ए और प्लेयर बी की दो स्ट्रेटजी गिवन है। प्लेयर ए की स्ट्रेटजी है A1 A2, प्लेयर बी की स्ट्रेटजी है B1 B2, और ये वैल्यूज गिवन है इज। तो वैल्यू ऑफ द गेम क्या होगी वो बताओ। तो वैल्यू ऑफ गेम के लिए मैंने यहाँ पे जो स्टेप्स होते हैं वो अप्लाई कर दिए। सबसे पहले मैट्रिक्स कॉपी कर ली क्वेश्चन की, ए की दो स्ट्रेटजी A1 A2, बी की स्ट्रेटजी B1 B2। क्वेश्चन में से डेटा कॉपी किया 4 6 माइनस 10 और 10। सबसे पहले रो का मिनिमम पिक किया, 4 और 6 में मिनिमम है 4, माइनस 10 और 10 में है माइनस 10। कॉलम वाइज मैक्सिमम पिक किया, 4 और माइनस 10 में 4 मैक्सिमम है, 6 और 10 में 10 मैक्सिमम है। और इसके बाद ये जो दोनों वैल्यूज है इसके अंदर चेक कर लिया कि मैक्सिमम दैट इज रो के अंदर मिनिमम, मतलब रो का मिनिमम लिया तो मैक्सिमम फिगर उठा ली, और कॉलम का मैक्सिमम लिया तो मिनिमम फिगर उठा ली। और आप देख सकते हो ये दोनों वैल्यू सेम है। दोनों वैल्यू सेम होने का मतलब सैडल पॉइंट आपका एग्जिस्ट करता है, एंड दिस इज ऑल्सो कंसिडर्ड वैल्यू ऑफ द गेम। तो आंसर विल बी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था नेटवर्क एनालिसिस को लेकर, क्वेश्चन नंबर 12। द स्लैक टाइम ऑफ टेल इवेंट ऑफ एक्टिविटी जेड ऑफ ए प्रोजेक्ट इज 2 days। slack time of tail event if the total float and free float of the activities that are 10 days and 7 days respectively, तो independent float क्या होगा सर? independent float होता है free float में से, free float में से जब माइनस करते हो slack time of tail event तो आपको आपका आंसर मिलता है। तो आपका फ्री फ्लोट है 7 और 2 इज द slack time, तो 5 days will be your correct answer। कैलकुलेशन मैंने यहाँ पे दिखा दी है, फ्री फ्लोट में से स्लेक टाइम माइनस करना है, 5 days विल बी योर करेक्ट आंसर। ए विल बी योर करेक्ट आंसर। इसके बाद फिर से आपको क्वेश्चन नंबर 13, 14 और 15 तीन जो क्वेश्चन है वो अगेन आपको देखने को मिल रहे हैं थियोरिटिकल एमसीक्यू। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नो रिलेशन टू बिजनेस इंटेलिजेंस। कहते हैं बिजनेस इंटेलिजेंस से कोई रिलेशन नहीं है। पॉइंट नंबर ए, इज सेट ऑफ बिजनेस एनालिटिक्स सॉल्यूशन टू रिट्रीव, एनालाइज एंड ट्रांसफॉर्म डेटा इनटू यूजफुल बिजनेस साइट। बिजनेस डेटा एनालिटिक्स टूल में से क्वेश्चन गिवन है। विजुअलाइजेशन टूल्स आर प्रीलिमिनरी बीआई टूल्स, बिजनेस इंटेलिजेंस टूल्स। ABS glue is a tool used for the purpose of business intelligence, and embedded analytics is an important part of any business intelligence tool। तो सर जो ABS glue है, ABS glue का business intelligence से कोई रिलेशन नहीं है। C will be your correct answer। Next 14, which of the following is or are the financial analytics tool? Hyperana, Zedox, NetSuite, all of the above। तो सर जब हम थ्योरेटिकल पढ़ते हैं तो फाइनेंशियल एनालिटिक्स टूल्स में ये तीनों ही कवर किए जाते हैं। ऑल ऑफ द अबव विल बी योर करेक्ट आंसर। एंड लास्ट जो एमसीक्यू था, थ्योरी एमसीक्यू है 15-1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ क्वालिटेटिव टाइप ऑफ फोरकास्टिंग टेक्निक। सर क्वालिटेटिव टाइप ऑफ फोरकास्टिंग टेक्निक कौन सा इसमें से नहीं है? सर्वे टेक्निक, बैरोमेट्रिक टेक्निक, एक्सपोनेंशियल, डेल्फी। तो जो एक्सपोनेंशियल है दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ क्वालिटेटिव टाइप ऑफ फोरकास्टिंग टेक्निक। तो इस तरीके से ये 15 एमसीक्यू आपको पूछे गए दिसंबर 2023 के पेपर में, और यही आपका पैटर्न अभी भी चल रहा है। लेटेस्ट जो पैटर्न चल रहा है वो अभी भी यही चल रहा है, जिसमें अगर मैं एमसीक्यू और प्रैक्टिकल थोड़ा सा आपको एनालाइज करवाऊं, जो कि मैं वैसे तो जून 24 के पेपर में आपको करवा चुका हूं, बट फिर भी इस पेपर में भी अगर देखें हम तो 2, 3 और 3 6 एमसीक्यू जो है वो आपको थ्योरी देखने को मिल रहे हैं। बाकी जो 9 एमसीक्यू हैं वो आपको प्रैक्टिकल देखने को मिल रहे हैं। और ऑलरेडी आप अगर मेरा वीडियो देखोगे, स्ट्रेटजी वीडियो जो एससीएम का हमने दिया था, उसमें मैंने क्लियरली आपको बोला हुआ है
18 मार्क्स के आसपास आपको एमसीक्यू प्रैक्टिकल और 12 नंबर के आसपास आपको थ्योरी देखने को मिलता है। और उसके लिए ऑलरेडी मैं सजेस्ट कर चुका हूं आपको अपकमिंग एग्जाम के लिए कि आप एमसीक्यू के लिए जो इंस्टीट्यूट ने एमसीक्यू बैंक रिलीज किया है, जो हमने ऑलरेडी आपको डिटेल डिस्कशन करवा दिया यूट्यूब चैनल पे, उस पे भरोसा कर सकते हैं। और प्रैक्टिकल जो है वो तो आप जब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करते हैं तो उसी में कवरेज आ ही जाती है। तो एमसीक्यू के लिए, थियोरेटिकल के लिए एमसीक्यू बैंक और प्रैक्टिकल एमसीक्यू के लिए आपको अलग से कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। जो आप ऑलरेडी पढ़ रहे हो प्रैक्टिकल, उसी में से आपका ये एमसीक्यू कवरेज भी आ जाती है। इसके बाद सेक्शन बी में हमें 7 क्वेश्चन टोटलिटी में गिवन होते हैं, जिसमें से 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। और ये जो क्वेश्चंस हैं ये ऑलमोस्ट सारे प्रैक्टिकल आपको देखने को मिल जाते हैं। केवल और केवल एक क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा थ्योरी अटैच होता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 जो है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो पूरा का पूरा आपको प्रैक्टिकल देखने को मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको पूरा प्रैक्टिकली देखने को मिल रहा है। केवल क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर एक 7 मार्क्स का आपको थ्योरी भी अटैच देखने को मिल रहा है। बाकी सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं वो प्रैक्टिकल ही हैं। इसी वजह से मैं बोलता हूं कि एससीएम के अंदर आप प्रैक्टिकल पे ज्यादा कंसंट्रेट करो। आपको डिस्क्रिप्टिव थ्योरी तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से थ्योरी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। एमसीक्यू बैंक जो आपको करवाया गया है मोर देन सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है। आपको 6 क्वेश्चन एमसीक्यू अटेम्प्ट करने होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। सर क्वेश्चन नंबर सेकंड एक सिंगल क्वेश्चन 14 मार्क्स का है और ये क्वेश्चन आपको दिया गया रेलेवेंट कॉस्टिंग में से। रॉन्टेक्स लिमिटेड बिल्डर्स हैज बीन ऑफर्ड ए कॉन्ट्रैक्ट बाय एक्स यान लिमिटेड टू बिल्ड फॉर इट 5 स्पेशल गेस्ट हाउसेज फॉर यूज बाय टॉप मैनेजमेंट। सर 5 गेस्ट हाउस बनाने हैं। ईच गेस्ट हाउस विल बी एन इंडिपेंडेंट वन। हर एक गेस्ट हाउस अलग अलग होगा। द कॉन्ट्रैक्ट विल बी फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा। एंड द ऑफर प्राइस इज 1 करोड़। 1 करोड़ रुपए का ऑफर प्राइस है। इन एडिशन एक्सयान लिमिटेड विल ऑल्सो प्रोवाइड 2 ग्राउंड ऑफ लैंड फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर द पर्पज ऑफ कंस्ट्रक्शन। साथ में कंपनी 2 ग्राउंड तो आपको प्रोवाइड करवा देगी। मतलब 3 ग्राउंड की कॉस्ट कंपनी की, रॉन्टेक्स लिमिटेड की, बाकी 2 तो उनको ऐसे ही मिली जाएंगे एक्सयान से। द चीफ अकाउंटेंट ऑफ रॉन्टेक्स लिमिटेड हैज प्रिपेयर्ड एन एस्टिमेट on the basis of which he has advised that the contract should not be accepted at the price offered। कहते हैं ये जो प्राइस है इस पे कॉन्ट्रैक्ट हमें नहीं लेना चाहिए। His estimate was as follows। तो उन्होंने जो एस्टिमेट किया वो कुछ इस तरीके से किया, ध्यान देना। 5 गेस्ट हाउस बनाने हैं, ठीक है, और ईच गेस्ट हाउस इंडिपेंडेंट वन होगा एंड 2 ग्राउंड जो है वो प्रोवाइड करवा देंगे। तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने कहा लैंड जो है, लैंड 3 ग्राउंड पे बन जाएंगे 5 गेस्ट हाउस एट ₹20 लाख ईच, 60 लाख। लेकिन 3 में से 2 ग्राउंड तो ये प्रोवाइड करवाएंगे, 2 ग्राउंड तो ये प्रोवाइड कराएंगे। तो आप जो 60 लाख रुपए ले रहे हो, 60 लाख रुपए नहीं लेना आपने, आपको केवल और केवल 20 लाख रुपए ही कंसिडर करना चाहिए। तो देखो इस क्वेश्चन की पहले ना आप डिमांड देख लो क्या है, ताकि उस हिसाब से मैं आपको बताता जाऊंगा चीजें तो आपको समझ में भी आएगी। एक्चुअल में इस क्वेश्चन में एट द एंड आपको ये बोला गया कि रेलिवेंट कॉस्ट बताओ। ड्रॉ इन्फरेंस फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन सुप्रा मतलब अबव, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग दैट इज रेलिवेंट कॉस्ट इफ द कॉन्ट्रैक्ट इज एक्सेप्टेड। और उसके बाद आपको इरेलीवेंट कॉस्ट बतानी है। तो पहले आप रेलिवेंट कॉस्ट पे कॉन्सेंट्रेट करना। तो सिंपल सी मैं बात बताऊं तो लैंड की ये जो 3 ग्राउंड है उसमें से 2 ग्राउंड तो एक्सियान आपको दे देगा, तो आपकी कॉस्ट केवल 20 लाख रुपए की ही है। तो लैंड जो है वो 60 लाख रुपए नहीं, केवल 20 लाख रुपए ही रेलिवेंट कॉस्ट होगी। इसके बाद आप आगे जाते हो ड्राइंग एंड डिजाइन। देखना पड़ेगा इनके लिए कोई स्पेसिफिकली कुछ लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ एडिशनल इंफॉर्मेशन में। तो ड्राइंग एंड डिजाइन को लेकर कुछ नहीं लिखा हुआ। लैंड के बारे में लिखा हुआ है जो ऊपर भी था। लैंड के बारे में इन्होंने कहा था द टोटल रिक्वायरमेंट ऑफ लैंड इज 3 ग्राउंड कॉस्टिंग 20 लाख पर ग्राउंड। एक्सयान लिमिटेड विल प्रोवाइड 2 ग्राउंड फ्री ऑफ कॉस्ट। तो 20 लाख रुपए हमारी कॉस्टिंग आ गई, वो मैंने पहले ही दिखा दिया। ड्राइंग एंड डिजाइन जो 7 लाख है, कहते हैं दीज हैव ऑलरेडी बीन प्रिपेयर्ड। आप ये ड्राइंग डिजाइनिंग ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुके हो एंड 50% ऑफ द कॉस्ट हैज ऑलरेडी बीन इनकर्ड। सर अगर आप ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुके हो तो इसका मतलब ऑब्लिगेशन तो ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है, तो इसका मतलब ये संक कॉस्ट है, ये संक कॉस्ट है। तो ड्राइंग एंड डिजाइन के नाम पे आपने यहाँ पे
कुछ भी कंसिडर नहीं करना। तीसरा, रजिस्ट्रेशन चार्जेस। रजिस्ट्रेशन चार्जेस की अगर मैं बात करूं, 10 लाख रुपए की आपकी रजिस्ट्रेशन चार्जेस है और रजिस्ट्रेशन चार्जेस को लेकर क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला। सर अगर रजिस्ट्रेशन चार्जेस को कुछ नहीं बोला तो आप इसको रेलिवेंट कॉस्ट मान के चलो कि खर्चा करना पड़ेगा और एज इट इज 10 लाख रुपया आप कंसिडर कर सकते हो रजिस्ट्रेशन चार्जेस के नाम से। इसके बाद कहानी आती है मटेरियल की। मटेरियल यहां पे 4 तरीके के मटेरियल है। सबसे पहले सीमेंट एंड लैंड, 6 लाख रुपए की जरूरत है, जिसको लेकर कहते हैं सीमेंट एंड सैंड आर ऑलरेडी इन स्टॉक, लेकिन ये रेगुलर यूज का है। सर अगर रेगुलर यूज का होता है तो हम यूज नहीं करते, रेगुलर यूज वाला मटेरियल हम अपने ऑफर में यूज नहीं करते। इफ यूज्ड फॉर दिस कॉन्ट्रैक्ट दे हैव टू बी रिप्लेस्ड एट ए कॉस्ट ऑफ 8 लाख। उसके लिए रिप्लेस करोगे, इससे बेटर है कि अपने लिए नया खरीद लो। तो 8 लाख रुपए में आपको ये सीमेंट एंड सैंड खरीदना पड़ेगा, तो 8 लाख रुपए आपकी कॉस्ट आएगी, क्योंकि रिप्लेसमेंट कॉस्ट हम कंसीडर करते हैं। इसके बाद ब्रिक्स एंड टाइल की कॉस्ट 4 लाख गिवन है और ब्रिक्स एंड टाइल्स को लेकर कहते हैं ब्रिक्स एंड टाइल रिप्रेजेंट परचेजेस मेड सेवरल मंथ्स बिफोर फॉर ए डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट। सर ब्रिक्स एंड टाइल पड़ी हुई है हमारे पास, किसी और कॉन्ट्रैक्ट के लिए खरीदी थी। They could be sold readily for a net रुपये 5 लाख after meeting all further expense। तो ये 5 लाख रुपए में बेच दूंगा अगर इसमें यूज नहीं करता तो 5 लाख रुपए एक तरीके से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, रेलेवेंट कॉस्ट आप कंसीडर करोगे। इसके बाद तो तीसरा मटेरियल गिवन है स्टील, उसको लेकर कोई वर्किंग नोट नहीं है, तो इट विल बी द रेलेवेंट कॉस्ट। सिंपल, आप सीधा सीधा 10 लाख रुपए ले लो स्टील की कॉस्ट। जब कुछ लिखा ही नहीं है तो खरीदना पड़ेगा। अदर्स की बात करें तो इंक्लूडिंग इंटीरियर डेकोरेशन 10 लाख रुपए है, लेकिन इसके लिए कुछ बोला इन्होंने, कहते हैं अदर्स में मटेरियल वर्थ ₹2 लाख रिलेटिंग टू इंटीरियर डेकोरेशन आर इन स्टॉक फॉर विच नो अल्टरनेटिव यूज इज एक्सपेक्टेड इन नियर फ्यूचर। तो 2 लाख का इंटीरियर तो ये यूज कर लेंगे। हाउ एवर दे कैन बी सोल्ड फॉर ₹1 लाख, लेकिन उसकी स्क्रैप वैल्यू भी है 1 लाख। तो ये 2 लाख की तो कोई रेलेवेंसी है नहीं। हाँ, जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है 1 लाख वो कंसिडर कर लेंगे। 8 लाख रुपए अदर मटेरियल बच गया, तो 8 लाख एक ले लेंगे, 1 लाख रुपए ये ले लेंगे, तो टोटलिटी में आपको क्या कंसिडर करना पड़ेगा? 9 लाख। तो 1 लाख रुपए इंटीरियर अलग दिखा दिए, 8 लाख रुपए जो अदर मटेरियल की कॉस्ट है, जो है ही नहीं हमारे पास, वो तो खरीदना पड़ेगा बाहर से, तो वो आप 8 लाख रुपए एज इट इज कंसिडर कर लो। इसके बाद कहानी आती है लेबर की। लेबर में स्किल्ड लेबर की कॉस्ट गिवन है 12 लाख। स्किल्ड लेबर की कॉस्ट गिवन है 12 लाख। कहते हैं स्किल्ड वर्कर्स विल बी ट्रांसफर टू दिस प्रोजेक्ट फ्रॉम अनदर प्रोजेक्ट, कहीं और से लाना पड़ेगा। द प्रोजेक्ट मैनेजर क्लेम्ड दैट इफ द मैन वर रिटर्न टू हिम ही कुड हैव अर्न्ड द कंपनी एन एडिशनल ₹2 लाख इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट। मतलब 2 लाख रुपए का आपको सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, और यहां पे स्किल्ड लेबर की कॉस्ट भी आपके पास 12 लाख रुपए गिवन है। अब देखो 12 लाख तो वहां पे भी पे करनी है, यहां पे भी पे करनी है। 12 लाख रुपए तो आपको वहां पे भी पे करनी है, यहां पे भी पे करनी है, लेकिन 2 लाख रुपए जो सेक्रीफाइस कर रहे हो दैट विल बी योर रेलेवेंट कॉस्ट, तो 2 लाख रुपए आप रेलेवेंट कॉस्ट कंसीडर कर लो। अनस्किल्ड लेबर 8 लाख। सर अनस्किल्ड लेबर को लेकर क्वेश्चन है साइलेंट, तो ठीक है, बाहर से हायरिंग करनी पड़ेगी आपको अगर साइलेंट है तो वो 8 लाख रुपए आप एज इट इज कंसीडर करके चलना। 8 लाख रुपए एज इट इज आप कंसीडर करके चलना, क्योंकि इस वर्कर का कुछ बताया ही नहीं, है ही नहीं, सिंपल सी बात है हमारे पास। इसके बाद और आगे बढ़े तो सुपरवाइजर की सैलरी है 5 लाख, और सुपरवाइजर की कहानी क्या है? कहते हैं द सुपरवाइजर अंडरटेक वेरियस टास्क इन द साइट, काफी सारे काम करते हैं, एंड हिज पे एंड कंटिन्यूटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट विल नॉट बी अफेक्टेड बाय द न्यू कॉन्ट्रैक्ट। कहते हैं इसकी वजह से कोई इंपैक्ट भी नहीं आ रहा। इफ द कॉन्ट्रैक्ट इज टेकन ही विल डिवोट हाफ ऑफ हिज टाइम। तो सर सुपरवाइजर की जो सैलरी है उसकी कोई रिलेवेंसी नहीं है, उसको वैसे भी आप 5 लाख पे करने और वैसे भी 5 लाख पे कर रहे हो, तो उसकी सैलरी जो है वो टोटली इररिलेवेंट है आपके लिए। आगे बढ़े सुपरवाइजर के बाद तो ओवरहेड गिवन है 12 लाख रुपए का, और ये जनरल है, तो जनरल ओवरहेड तो हम लेते नहीं है, बट इसकी कहानी कुछ लिखी हुई हो तो देख लेते हैं। कहते हैं द इक्विपमेंट दैट वुड बी यूज्ड ऑन द कॉन्ट्रैक्ट was bought 1 year before for ₹30 lakh and is expected to last for 5 years। ठीक है, it can also be used on other contract and the current replacement value इसकी 32 लाख चल रही थी, and in year time it will be 25। सर अभी 32 लाख का चल रहा है, एक साल यूज करने के बाद 25 लाख का रह जाएगा,
तो 7 लाख रुपए डेप्रीशिएट हो गया, तो 7 लाख रुपए आप वैल्यू कंसिडर कर लो, डिफरेंस इन वैल्यू। इसके अलावा कहते हैं जनरल ओवरहेड जो ऊपर लिखे थे इंक्लूड बोथ स्पेसिफिक एंड अब्सॉर्ब्ड ओवरहेड। इसके अंदर स्पेसिफिक भी है, अब्सॉर्ब्ड भी है। हम अब्सॉर्ब्ड कभी नहीं लेते बट स्पेसिफिक लेते हैं। इफ द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट अंडरटेकन, ₹4 लाख ऑफ द सेम कैन बी अवॉइडेड। तो अवॉइडेबल जो फिक्स्ड कॉस्ट होती है वो तो आप लेते हो, तो 4 लाख रुपए जो है वो आप ओवरहेड के नाम से कंसिडर कर लोगे। इसके अलावा डेप्रीशिएशन तो हम लेते नहीं है, डेप्रीशिएशन ही तो एक तरीके से 32 माइनस 27 करके लिया है, तो इसकी डेप्रीशिएशन की कोई रिलेवेंसी आपके लिए नहीं होती। इसके बाद कहते हैं रॉन्टेक्स लिमिटेड हैज आल्सो ऑन हैंड अनदर प्रोजेक्ट। इनके पास एक दूसरा प्रोजेक्ट भी है which would not be executed if the contract from X Yarn Limited were to be accepted। ये कॉन्ट्रैक्ट लेने का मतलब दूसरा सेक्रीफाइस करना, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। द एस्टिमेटेड प्रॉफिट ऑन दैट प्रोजेक्ट इज 10 लाख, तो ये 10 लाख रुपए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के नाम से ले लो। तो आप जब इसका एडिशन करते हो तो आपकी कॉस्ट आ रही है 93 लाख, और ऑफर क्या था, ऑफर था 1 करोड़ का, मतलब 100 लाख का। तो क्वेश्चन की सेकंड डिमांड ये है, इंडिकेट विद रीजन एज ए कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ द कंपनी वेदर इट शुड एक्सेप्ट द कॉन्ट्रैक्ट। सर ऑफकोर्स आपको ये कॉन्ट्रैक्ट ले लेना चाहिए। 93 लाख की आपकी रेलिवेंट कॉस्ट है, 100 लाख आपको रिसीव होगा, 7 लाख रुपए का आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। साथ में क्वेश्चन ने ये भी कहा कि इसमें इररेलेवेंट कॉस्ट क्या है वो भी बताओ। तो एक्सेप्ट तो कर लिया कॉन्ट्रैक्ट, इसके बाद आपको इररेलेवेंट कॉस्ट भी बताना था, तो इररेलेवेंट कॉस्ट बता देते हैं सर। इररेलेवेंट कॉस्ट में केवल और केवल वो कॉस्ट आएगी जो हमने कंसीडर नहीं करी, पूरी की पूरी कंसीडर नहीं करी। जैसे लैंड में कुछ पार्ट तो कंसीडर किया था, तो ये तो इररेलेवेंट कॉस्ट में नहीं आएगा। ड्राइविंग एंड डिजाइन पूरा का पूरा कंसीडर नहीं किया था, दिस इज योर इररेलेवेंट कॉस्ट, दिस इज योर इररेलेवेंट कॉस्ट। रजिस्ट्रेशन कवर किया था आपने, सीमेंट एंड सैंड भी लिया था, ब्रिक एंड टाइल भी लिया था, स्टील भी लिया था, अदर्स में से भी लिया था। लेबर इसमें भी 2 लाख कंसीडर किया था, इसमें 8 लाख पूरा का पूरा कंसीडर किया था। सुपरवाइजर सैलरी टोटली इररेलेवेंट थी, तो सुपरवाइजर सैलरी भी इररेलेवेंट हो जाएगी, सुपरवाइजर सैलरी भी इररेलेवेंट हो जाएगी। ओवरहेड में से कुछ पार्ट लिया था 4 लाख का, डेप्रिसिएशन टोटली इग्नोर किया था 6 लाख। तो बस ये 3 इररेलेवेंट कॉस्ट है, दैट विल बी 18 लाख जो है, दैट विल बी योर टोटल इररेलेवेंट कॉस्ट। तो करूं या ना करूं सेम रहेगी, तो उसको क्या बोला जाता है, इररेलेवेंट। तो इस तरीके से ये 14 मार्क्स का क्वेश्चन था। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी था, जिसकी वजह से इसकी वेटेज आपको काफी अच्छी खासी 14 मार्क्स की दी गई है, क्योंकि एग्जामिनर को पता है आप इस क्वेश्चन को पढ़ोगे, इसका आंसर लिखोगे, टाइम कंज्यूमिंग है। एग्जाम में आपको इस क्वेश्चन को करने में मोटा मोटी अगर मैं बात करूं तो 20 से 25 मिनट लग जाएंगे, और 20 से 25 मिनट में अगर 14 आउट ऑफ 14 मार्क्स आप लेकर आ सकते हो, बिल्कुल बुरी बात नहीं है। इवन 25 मिनट पूरे लगा लो, अगर 14 आउट ऑफ 14 मार्क्स आ जाए बहुत अच्छी बात है, और इसमें आ भी सकते हैं क्योंकि आपके अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है रेलेवेंट कॉस्ट को लेकर, तो इस तरीके के क्वेश्चन को आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते थे। नेक्स्ट जो था क्वेश्चन नंबर 3A। क्वेश्चन नंबर 3A जो क्वेश्चन था वो ट्रांसफर प्राइसिंग में से आपको दिया गया, और इजी क्वेश्चन था अगर मैं बात करूं 7 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। कहते हैं डिवीजन ए ऑफ डॉक्सिन लिमिटेड हैज बीन गिवन ए बजटेड टारगेट ऑफ सेलिंग 2 lakh components TOM 22. It manufactures at a price which would fetch a return of 25% on the average asset employed by it. एक डिवीजन ए है, कंपनी का नाम है डॉक्सिन लिमिटेड, प्रोडक्ट का नाम है, कंपोनेंट का नाम है TOM 22, सेल करती है 2 लाख यूनिट्स, और रिटर्न चाहिए इनको 25% जो भी एसेट इंप्लॉय करती है एसेट इन्वेस्टमेंट पे। द फॉलोइंग फिगर्स आर रेलिवेंट। फिक्स्ड ओवरहेड 4 लाख रुपए का है, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट 1 रुपए पर यूनिट है। एसेट की बात करोगे तो डेटर्स में 2 लाख का इन्वेस्टमेंट है, 6 लाख का स्टॉक में, प्लांट एंड अदर एसेट में 4 लाख का, तो ये 12 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट हो गया। 12 लाख रुपए का 25%, 3 लाख रुपए का प्रॉफिट इनको चाहिए, 3 लाख रुपए का इनको प्रॉफिट चाहिए। 4 लाख रुपए की फिक्स्ड कॉस्ट है, तो 7 लाख तो ये हो गया। तो 7 लाख डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ यूनिट कितनी है, 2 लाख, तो 3.5 लाख, 3.5 रुपए तो ये हो गया, और 1 रुपए आपकी फिक्स्ड कॉस्ट है, तो 4.5 रुपए का सेलिंग प्राइस कहीं ना कहीं होगा, जिसकी कैलकुलेशन मैंने यहां पे करके आपको दे दी है। सेलिंग प्राइस क्या है, फिक्स्ड ओवरहेड 4 लाख है, 2 लाख यूनिट पे 2 रुपए पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट 1 रुपए गिवन है, प्रॉफिट आपको चाहिए 12 लाख का एसेट पे 25%, मतलब 3 लाख, 2 लाख यूनिट पे तो 1.5 रुपए का प्रॉफिट, तो 4.5 रुपए पर यूनिट सेलिंग प्राइस आपका है अभी तक के डेटा के हिसाब से। हाउएवर
द मार्केटिंग डिपार्टमेंट ऑफ द कंपनी फाइंड्स आउट बाय ए सर्वे दैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ टॉम 22 द मार्केट कैन टेक एट द प्रपोज्ड प्राइस इज ओनली 1,40,000 यूनिट। आपका टारगेट तो 2 लाख यूनिट था, कहते हैं मार्केट में केवल 1,40,000 यूनिट ही सेल हो सकती है। ठीक है, बेचो। फॉर्चुनेटली डिवीजन बी इज विलिंग टू परचेज द बैलेंस 60,000 यूनिट। अब इसी कंपनी की जो डिवीजन बी है वो बची हुई 60,000 यूनिट आपसे खरीदने को तैयार है, लेकिन द मैनेजर डिवीजन ए इज विलिंग टू सेल टू डिवीजन बी एट ए कंसेशनल प्राइस 4 रुपए पर यूनिट। ठीक है, बाहर हम 4.5 में बेच रहे थे, तो हम अपनी डिवीजन बी है तो हमने 4 रुपए बोल दिए, लेकिन बट द मैनेजर ऑफ डिवीजन बी इज रेडी टू पे ओनली 2.25 पर यूनिट। लेकिन डिवीजन बी के मैनेजर केवल 2.25 रुपए देने को तैयार है, एज ही फील्स he can himself make Tom 22 in his division at that price, क्योंकि डिवीजन बी का ये मानना है कि मैं 2.25 रुपए में इसको बना सकता हूं। rather than sell to division B at 2.25, the manager of division A feels he will restrict the activity of his division to the manufacture and sale of 1,40,000 component only। डिवीजन ए के मैनेजर का कहना है 60,000 यूनिट 2.25 पर बी को देने की बजाय तो मैं 1,40,000 यूनिट ही बना के बेच लूं, वो शायद मेरे लिए ज्यादा अच्छा है। तो मैनेजर डिवीजन ऑफ मैनेजर ए और मैनेजर ऑफ डिवीजन बी दोनों का अलग अलग अपना अपना ओपिनियन है। जब डिवीजन ए ऐसा करेंगे कि मैं केवल 1,40,000 कंपोनेंट ही बनाऊं, बाय दिस ही कुड रिड्यूस इट। ये देखो यहां पे 80,000 इन स्टॉक ही होना चाहिए, बट ये 8 लाख लिखा हुआ है। 1,20,000 ऑफ प्लांट एंड अदर एसेट्स एंड ₹40,000 इन सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस फिक्स्ड इन नेचर। इंस्टीट्यूट ने इसका सॉल्यूशन जो दिया है वही मैं आपको करवाऊंगा, क्योंकि ये प्रिंटिंग मिस्टेक है यहाँ पे और इंस्टीट्यूट ने इसी को कंसिडर करके आंसर दे दिया है। तो ठीक है, जैसे इंस्टीट्यूट ने दिया है वैसे ही आपको मैं करवाने जा रहा हूं। रिक्वायरमेंट ये है क्वेश्चन की, एज ए कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट you are asked to make comparative study of proposal of division manager and justify that selling 60,000 Tom 22 to division B at 2.25 per unit would be in the interest of the organization। कहते बताओ क्या 2.25 रुपए में डिवीजन बी को ये 60,000 यूनिट देना बेनिफिशियल होगा कि नहीं होगा। तो देखो इसके लिए स्टेटमेंट ऑफ कंपेरेटिव प्रॉफिट बनाया है। सेल प्राइस 4.5 रुपए जो था पहले वो तो मैंने कैलकुलेट आपको करके दिखाई दिया, लेकिन अभी कहानी ये है कि आप ट्रांसफर करो डिवीजन बी को 60,000 यूनिट और बाकी 1,40,000 बेच दो आउटसाइड मार्केट में, या फिर आप ये डिसाइड करो कि मैं डिवीजन बी को नहीं दूंगा, केवल और केवल 1,40,000 यूनिट आउटसाइडर को बेचूंगा। तो सिंपल सी बात है, अगर आप डिवीजन बी को भी 60,000 दो, बाहर भी बेचो तो 2 लाख यूनिट बेच पाओगे। केवल बाहर बेचोगे, डिवीजन बी का प्रपोजल नहीं एक्सेप्ट करोगे तो केवल 1,40,000। सेल वैल्यू की बात करें तो आप जो बाहर बेचोगे वो तो बेचोगे 1,40,000 यूनिट 4.5 के हिसाब से, तो 6,30,000 की सेल वैल्यू होगी। अगर डिवीजन बी को सेल करोगे तो आप 2.25 के हिसाब से दोगे तो 1,35,000 रुपए का रेवेन्यू जनरेट होगा, नहीं दोगे तो नील हो जाएगा। तो अकॉर्डिंगली दैट विल बी योर रेवेन्यू। इसमें से खर्चे माइनस कर दो, वेरिएबल कॉस्ट 1 रुपए पर यूनिट है तो यहाँ पे 2 लाख होगी, तो यहाँ पे 1,40 होगी। कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करके। फिक्स्ड कॉस्ट की मैं बात करूं तो क्वेश्चन ने कहा है कि अगर आप नहीं बेचोगे डिवीजन बी को तो उस सिचुएशन में आपका 40,000 रुपए का ये खर्चा जो है कम हो जाएगा। तो इस केस में तो आपका 4 लाख रुपए का खर्चा है, बट यहाँ पे केवल 360 हो जाएगा, तो आपका जो नेट प्रॉफिट होगा वो 1,65,000 और यहाँ पे 1,30,000 होगा। इसकी कोई रेलेवेंसी नहीं है, ये भले ही प्रिंटिंग मिस्टेक है नहीं है, इसकी कोई रेलेवेंसी है ही नहीं। तो सिंपल सी बात मुझे ये दिखाई दी कि अगर मैं केवल बाहर बेचता हूं तो 1,30,000 ही कमा पाऊंगा, लेकिन डिवीजन बी को 2.25 रुपए में भी देता हूं तो भी 1.65 हो गया, बढ़ गया प्रॉफिट, तो एक्सेप्ट करो ना, क्या दिक्कत है। इफ द कंपोनेंट इज ट्रांसफर टू डिवीजन बी एज वेल एज सोल्ड टू आउटसाइड पार्टी इट इज मोर प्रॉफिटेबल एज द कॉन्ट्रीब्यूशन एंड नेट प्रॉफिट आर मोर देन द एग्जिस्टिंग प्रपोजल। तो इसका मतलब आपको डिवीजन बी को 2.25 रुपए में बेचने का ये जो प्रपोजल है वो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बेनिफिशियल है, तो इसको अडॉप्ट कर लो। तो इजी क्वेश्चन है 7 मार्क्स की वेटेज में। ये एक छोटी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे 80,000 ही होना चाहिए था, लेकिन एज सच इसकी कोई रेलेवेंसी भी नहीं है। आप बिना इसको कंसिडर किए भी अपना आंसर 7 आउट ऑफ 7 मार्क्स के लिए दे सकते हो।
इसके बाद जो क्वेश्चन दिया गया आपको, क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट, वो दिया गया आपको टारगेट कॉस्टिंग में से, और बिल्कुल इसी तरीके का सिमिलर क्वेश्चन आप हमारी क्लासेस में भी करके जाते हो, बिल्कुल सेम क्वेश्चन। तोशिबा लिमिटेड के नाम से आपको हमारे नोट्स में इस तरीके का क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, केवल और केवल माइनर सी फिगर्स आपको चेंज देखने को मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 3B, टेलकॉन लिमिटेड TL, ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, सेल्स इट्स प्रोडक्ट एट ₹1200 पर यूनिट। सर 1200 रुपए सेलिंग प्राइस है। इट्स कॉम्पिटिटर्स आर लाइकली टू रिड्यूस द प्राइस बाय 20%। कंपनी के कॉम्पिटिटर 20% से सेलिंग प्राइस कम कर रहे हैं, तो टीएल वांट्स टू रिस्पॉन्ड एग्रेसिवली बाय कटिंग प्राइस बाय 25%। ये कहते हैं हम 25% से कम कर देंगे। अगर आप 1200 के सेलिंग प्राइस को 25% से कम कर दोगे तो नया सेलिंग प्राइस आपका 900 देखने को मिलेगा। and expect that the present volume of 1,50,000 units per annum will increase to 2 lakh units। अभी तो आप 1.5 लाख यूनिट ही बेच पा रहे हो, और जब आप सेलिंग प्राइस कम करोगे तो 2 लाख यूनिट बेच पाओगे। बहुत अच्छी बात है। TL wants to earn a 15% टारगेट प्रॉफिट ऑन सेल, और आपका टारगेट है कि हम सेल पे 15% का प्रॉफिट कमाएं। तो अगर आप 900 रुपए का सेलिंग प्राइस कर दोगे और 15% इसमें प्रॉफिट मार्जिन आपको चाहिए, तो आपकी जो कॉस्ट पर यूनिट है वो 765 होनी चाहिए। 900 माइनस 15%, 765 होनी चाहिए। बेस्ड ऑन ए डिटेल्ड वैल्यू इंजीनियरिंग द कंपैरेटिव पोजीशन इज गिवन बिलो। आपको कुछ इस तरीके से ये डेटा गिवन है, ये आपकी एग्जिस्टिंग डेटा है और ये आपका टारगेट है। पहले आपकी मटेरियल की कॉस्ट 425 थी, टारगेट है 400। पहले लेबर की कॉस्ट 65 थी, टारगेट रहेगा 60। पहले आपकी मशीनरी की कॉस्ट 80 थी, टारगेट अब रहेगा 70। पहले आपकी डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस 550 थे, अब टारगेट रहेगा 530। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में बात करें तो ये नंबर ऑफ ऑर्डर्स है। नंबर ऑफ ऑर्डर्स पहले थे 23,000, जिसको हम 22,000 कर देंगे, और 80 रुपये पर ऑर्डर की कॉस्ट है। टेस्टिंग आवर जो पहले 45 लाख की टेस्टिंग होती थी, 35 लाख की कर देंगे, 2 रुपए पर आवर की कॉस्ट है। यूनिट्स रीवर्क पहले करने होते थे 13,000, अब 14,400 रीवर्क करने पड़ेंगे, 100 रुपए पर यूनिट रीवर्किंग कॉस्ट है। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड आर एलोकेटेड यूजिंग रेलेवेंट कॉस्ट ड्राइवर। जो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड की कॉस्ट है, कॉस्ट ड्राइवर के बेसिस पे एलोकेट करना है। इसके अलावा कुछ अदर ऑपरेटिंग खर्चे भी हैं। अदर ऑपरेटिंग कॉस्ट पर यूनिट फॉर द एक्सपेक्टेड वॉल्यूम आर एस्टिमेटेड एज फॉलोज। एक R&D की कॉस्ट है 60 रुपए पर यूनिट, और एक मार्केटिंग कस्टमर सर्विस है 124, तो 184 रुपए की अदरवाइज कॉस्ट है। क्वेश्चन की डिमांड क्या है? डिटरमाइन द टारगेट कॉस्ट पर यूनिट। सर सीधा सीधा 1200 में से आप 25% माइनस करोगे 900, और 900 में 15% आपको प्रॉफिट चाहिए। 765 रुपए आपकी कॉस्ट पर यूनिट का टारगेट है। 765 रुपए आपकी कॉस्ट पर यूनिट का टारगेट है, क्योंकि टारगेट सेलिंग प्राइस क्या है मेरा? 1200 में से 25% माइनस करके 900, तो टारगेट कॉस्ट क्या होगा? 900 में 15% प्रॉफिट चाहिए मुझे, तो 765 का टारगेट है। लेकिन क्वेश्चन आता है आइडेंटिफाई टारगेट कॉस्ट फॉर द प्रपोज्ड वॉल्यूम शोइंग ब्रेकअप ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। ये जो 765 आप बोल रहे हो, इसका ब्रेकअप भी आपने शो करना है। तो ठीक है, इसके ब्रेकअप में कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि ब्रेकअप आपके पास ऑलरेडी गिवन ही है। 400 रुपए ये हो गया, 60 रुपए ये हो गया, 70 रुपए ये हो गया, तो इसका टोटल है ये 530। 400 रुपए ये हो गया, 60 रुपए ये हो गया, 70 रुपए ये हो गया, टोटल है इसका 530। इसके अलावा 184 की अलग से ये कॉस्ट गिवन है, ये एज इट इज आई जाएगी। इसके अलावा अगर आप बात करोगे तो सर 22,000 ऑर्डर है, 80 रुपए पर ऑर्डर के अकॉर्डिंगली, तो 22,000 इंटू 80, 22,000 इंटू 80, 17,60,000 की ऑर्डरिंग कॉस्ट है। 35 लाख टेस्टिंग आवर है, 2 रुपए के अकॉर्डिंगली 70 लाख की ये कॉस्ट है। और 14,400 यूनिट्स पे रीवर्किंग करनी है, 100 रुपए पर यूनिट के हिसाब से 14,40,000 की ये कॉस्ट है। तो ये तीनों कॉस्ट मिला के पड़ेगी आपको 1 करोड़ 2 लाख की, जिसको आप डिवाइड करोगे 2 लाख यूनिट से, तो पर यूनिट आएगी 51, तो 51 ये कंसीडर कर लो। तो इस तरीके से 765 आपका जो टारगेट कॉस्ट पर यूनिट है उसका ब्रेकअप है। दिस इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। और सेकेंड रिक्वायरमेंट में कहते हैं प्रिपेयर करके दो टारगेट प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट। सर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बना के देना है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बना के देना है। तो सिंपल आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बना के दे दो। सेल्स 900 रुपए के हिसाब से 2 लाख यूनिट बेचोगे, 18 करोड़ रुपए की आपकी सेल होगी, जिसमें से माइनस कर दोगे आप अपनी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या है सर?
530 ये और 51 की, तो 581 की कॉस्ट ये है आपकी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, माइनस कर दोगे इंटू 2 लाख, 11 करोड़ 62 लाख की ये कॉस्ट चली गई, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया आपका 63 लाख 6 करोड़ 38 लाख। इसमें से बची हुई ऑपरेटिंग कॉस्ट माइनस कर दो 184 पर यूनिट के हिसाब से मल्टीप्लाई बाय 2 लाख, तो 3 करोड़ 68 लाख की ये कॉस्ट चली गई, सीधा सीधा आपका प्रॉफिट आ गया 2 करोड़ 70 लाख। 2 करोड़ 70 लाख का आपका प्रॉफिट आ गया। 135 रुपए पर यूनिट है क्योंकि 900 रुपए आपका सेलिंग प्राइस था, 765 रुपए टारगेट कॉस्ट था, तो 135 रुपए पर यूनिट आपका प्रॉफिट है। तो इस तरीके से आप अपना टारगेट प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट शो कर सकते हो। इजी क्वेश्चन था टारगेट कॉस्टिंग में से 7 मार्क्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4A, दैट इज ऑफ 7 मार्क फ्रॉम एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, और बिल्कुल सिमिलर तरीके का क्वेश्चन आपने ऑलरेडी अपनी क्लासेस में करा हुआ है। ADF Bank operated for years under the assumption that profitability can be increased by increasing rupee volumes, but that has not been the case and cost analysis has revealed the following। काफी ज्यादा सिंपल क्वेश्चन था एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का। 4 तरीके की एक्टिविटीज है, प्रोवाइडिंग ATM सर्विस, कंप्यूटर प्रोसेसिंग, इश्यूइंग स्टेटमेंट, कस्टमर इंक्वायरीज। हर एक एक्टिविटी की कॉस्ट ड्राइवर का नाम और कॉस्ट ड्राइवर का वॉल्यूम भी गिवन है। तो सिंपल आप 1 लाख डिवाइड बाय 2 लाख करोगे, 10 लाख डिवाइड बाय 25 लाख करोगे, 8 लाख डिवाइड बाय 5 लाख करोगे, 360 डिवाइड बाय 6 लाख करोगे, आपको आपका कॉस्ट ड्राइवर रेट पता चल जाएगा। क्वेश्चन ऑलरेडी आपके लिए सॉल्व किया हुआ है और कॉस्ट ड्राइवर रेट आपके लिए कैलकुलेट कर दी है, बिल्कुल सिंपल। इसके बाद क्वेश्चन का द फॉलोइंग एनुअल इंफॉर्मेशन ऑन द 3 प्रोडक्ट वाज मेड आल्सो अवेलेबल। 3 प्रोडक्ट आपको बताएं, चेकिंग अकाउंट्स, पर्सनल लोन और गोल्ड वीजा, और इसके कितने कितने नंबर ऑफ यूनिट्स है वो बता दी। एटीएम ट्रांजैक्शन, कंप्यूटर ट्रांजैक्शन, नंबर ऑफ स्टेटमेंट और टेलीफोन मिनट्स भी बता दिए, कॉस्ट ड्राइवर बता दिए, कैलकुलेट रेट निकाल दिया सर। यूजिंग द रेट कंप्यूटेड इन रिक्वायरमेंट एट 1 असेस द कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट। सिंपली आपको मल्टीप्लाई करना है, आपके पास नंबर ऑफ यूनिट गिने हुए है वो लास्ट में काम आएगी। अभी अभी आपने रेट कैलकुलेट किए, रेट है 50 पैसा, तो सिंपली हमें क्या करना है, सर 50 पैसा है तो 1,80,000 इंटू 50 पैसा 90,000, जीरो तो जीरो आ जाएगा, 20,000 इंटू 50 पैसा 10,000 आ जाएगा। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाओगे 4 कॉलम में, पर्टिकुलर चेकिंग अकाउंट, दिस इज पर्सनल लोन एंड दिस इज गोल्ड वीजा, 90,000 और 10,000 आ गया 50 पैसे के हिसाब से। सेकेंड रेट आपका 40 पैसे का, 40 पैसे का रेट है 20 लाख इंटू 0.4 8 लाख, 2 लाख इंटू 0.4 80,000, 3 लाख इंटू 0.4 1,20,000 आपकी कंप्यूटर ट्रांजैक्शन की कॉस्ट आ जाएगी। थर्ड आपका रेट है 1.6, तो 1.6 मल्टीप्लाई बाय 3 लाख 4 लाख 80,000, 1.6 इंटू 50,000 80,000, 1,50,000 इंटू 1.6 2,40,000, ये आपके स्टेटमेंट इशूइंग स्टेटमेंट की कॉस्ट आ जाएगी। और फाइनली टेलीफोन मिनट्स के लिए आपने रेट कैलकुलेट किया हुआ था 60 पैसा पर मिनट, 60 पैसा पर, तो 3,50,000 इंटू 60 पैसा 2,10,000, 90,000 इंटू 60 पैसा 54,000 एंड 1,60,000 इंटू 60 पैसा इट विल बी 96,000। बस चारों कॉस्ट को आप ऐड कर लो, आपको आपकी टोटल कॉस्ट पता चल जाएगी। और इसको अगर आप नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर दोगे, जो कि आपके पास 30,000 5,000 और 10,000 गिवन है, तो आपको कॉस्ट पर यूनिट पता चल जाएगी। बस काफी ज्यादा सिंपल क्वेश्चन था, 7 मार्क्स की वेटेज के लिए 10 मिनट से ज्यादा आपको इस क्वेश्चन को करने में नहीं लगे होंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और 7 आउट ऑफ 7 मार्क्स आप इजीली इसमें लेकर आ सकते थे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4B के साथ आपको एक थ्योरी क्वेश्चन दे दिया 7 मार्क्स का। वैल्यू एनालिसिस इज ए मेथोडिकल अप्रोच टू शार्पनिंग द एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ एनी प्रोसेस। इन दिस कंटेक्स्ट समराइज द फेज ऑफ वैल्यू एनालिसिस। कोई भी 5 पॉइंट आपको बताने थे, आपको फेज बतानी थी वैल्यू एनालिसिस की, जिसकी अगर मैं टोटलिटी में बात करूं तो आपके स्टडी मटेरियल में टोटलिटी में 7 पॉइंट्स है, बट आपको 7 नहीं, आपको कोई भी 5 पॉइंट यहां पे मेंशन करने थे, तो ये पॉइंट आपको मेंशन यहां पे करने थे। ओरिजिनेशन, इंफॉर्मेशन, फंक्शनल एनालिसिस, इनोवेशन, इवेल्युएशन, चॉइस एंड इंप्लीमेंटेशन। 7 फेज है, कोई भी आपको 5 पॉइंट यहां पे मेंशन करके देने थे 7 मार्क्स के लिए। तो इसको आप खुद भी एक बार रीड करके देख लेना। नोट्स जैसा कि मैंने पहले ही कहा, आप हमारी मोबाइल ऐप से डाउनलोड कर सकते हो, मोबाइल ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है।
पहले मोबाइल ऐप डाउनलोड कीजिए, देन मोबाइल ऐप में जाकर स्टोर पे क्लिक करेंगे, स्टोर पे क्लिक करने के बाद सजेस्टेड आंसर पे क्लिक करेंगे और सजेस्टेड आंसर पे क्लिक करने के बाद एससीएम पे क्लिक करेंगे और एससीएम पे क्लिक करने के बाद दिसंबर 2023 पे क्लिक करेंगे। आपके सामने क्वेश्चन पेपर और ये जो सॉल्यूशन मैं आपको करा रहा हूं ये दोनों वहां पे आपको देखने को मिल जाएंगे, जो दोनों ही आप वहां से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया, अगेन ए सिंगल क्वेश्चन ऑफ 14 मार्क्स फ्रॉम द टॉपिक वेरिएंस एनालिसिस। सर वेरिएंस एनालिसिस में से आपको 14 मार्क्स का क्वेश्चन दे दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, डॉटसन लिमिटेड हैज ए मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन व्हिच मेक्स ए प्रोडक्ट टू विच द फॉलोइंग डिटेल्स रिलेट। डायरेक्ट मटेरियल आपको 5 kg गिवन एट द रेट ऑफ 2000, डायरेक्ट लेबर 12 आवर्स एट द रेट ऑफ 2240, वेरिएबल ओवरहेड 12 आवर्स एट द रेट ऑफ ₹10, रेलिवेंट फिक्स्ड ओवरहेड 1 लाख रुपए पर मंथ, प्लान्ड आउटपुट 2000 यूनिट्स था, सेलिंग प्राइस 550 था, लेकिन एक्चुअल में आपने 1800 यूनिट्स बनाई और एक्चुअल में डायरेक्ट मटेरियल 8500 कंज्यूम किया, कॉस्ट आई 1,72,000, लेबर 20,000 आवर्स कंज्यूम किए, 4,20,000 की कॉस्ट, वेरिएबल ओवरहेड की एक्चुअल कॉस्ट है 2,20,000, फिक्स्ड ओवरहेड की कॉस्ट 98,000, टोटल हो गया 9,10,000, प्रॉफिट 40,000, सेल वैल्यू 9,50,000। क्वेश्चन की डिमांड क्या है, एनालाइज द वेरिएंसेस व्हिच अकर ड्यूरिंग द मंथ। सर सारे के सारे वेरिएंसेस कैलकुलेट करके दो, साथ में रिकंसाइल द एक्चुअल प्रॉफिट विद स्टैंडर्ड प्रॉफिट शोइंग द कॉजेज ऑफ डिफरेंस। तो ठीक है, सबसे पहले तो हम वेरिएंसेस कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले मटेरियल के लिए मैंने यहाँ पे सारी की सारी कैलकुलेशन आपके लिए ऑलरेडी कर रखी है। सबसे पहले मटेरियल के लिए मैंने बना दिया डेटा फॉर मटेरियल वेरिएंसेस, स्टैंडर्ड फॉर स्टैंडर्ड आउटपुट, स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट एंड एक्चुअल फॉर एक्चुअल आउटपुट। स्टैंडर्ड आउटपुट के लिए मैंने 1 यूनिट का डेटा लिया है कि 1 यूनिट के लिए 5 kg एट द रेट ऑफ ₹20, 100 रुपीज की कॉस्ट। एक्चुअल में आपने 1800 यूनिट बनाई है, तो अगर 5 kg है एक के लिए तो 1800 के लिए इट विल बी 9000 एट द रेट ऑफ 20, 1,80,000 की कॉस्ट आनी चाहिए। बट एक्चुअल में आपने मटेरियल कंज्यूम किया 8500 kg जिसकी कॉस्ट है 1,72,000, तो आपका प्राइस आ गया 20.235। 3 वेरिएंसेस आप कैलकुलेट कर सकते हैं, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, 1,80,000 माइनस 1,72,000, 8,000 फेवरेबल। मटेरियल प्राइस वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल क्वांटिटी, 20 माइनस 20.235 मल्टीप्लाई बाय 8500, इट विल बी इक्वल टू 2000 एडवर्स। और मटेरियल यूसेज वेरिएंस की बात करें तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस, 9000 माइनस 8500 इनटू 20, इट विल बी 10,000 फेवरेबल। सिमिलरली आप डेटा फॉर लेबर वेरिएंसेस बना सकते हो। स्टैंडर्ड फॉर स्टैंडर्ड आउटपुट लिया 1 यूनिट का, जिसमें आपको घंटे बोले गए थे 12 घंटे लगेंगे, एट द रेट ऑफ 20, 240 की कॉस्ट आएगी। एक्चुअल में आपने 1800 यूनिट्स बनाई तो 12 इंटू 1800, 21,600 आवर्स कंज्यूम होने चाहिए थे एट द रेट ऑफ 20, कॉस्ट आनी चाहिए थी 4,32,000। बट एक्चुअल में आपने लेबर आवर्स वर्किंग करवाई है 20,000 आवर्स एट द रेट ऑफ 4,20,000 रुपए की टोटल कॉस्ट है, तो रेट आ गया 21 रुपए का। वेरिएंसेस कैलकुलेट कर लो, लेबर कॉस्ट वेरिएंस, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, 4,32,000 माइनस 4,20,000, 12,000 रुपए फेवरेबल आ गया। सेकंड लेबर का रेट वेरिएंस, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल आवर्स, 20 minus 21 into 20,000, it will be 20,000 adverse. Labor efficiency variance, standard hours minus actual working hours multiplied by standard rate, 21,600 minus 20,000 into 20, it will be 32,000 favorable. Similarly आप डेटा फॉर वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंसेस बना सकते हो। स्टैंडर्ड फॉर स्टैंडर्ड आउटपुट वही 1 यूनिट लिया, आवर्स वही 12 घंटे ही होंगे एट द रेट ऑफ ₹10, 120 रुपीज की कॉस्ट। एक्चुअल में आपने 1800 यूनिट बनाई तो 12 घंटे 1 यूनिट के लिए, तो 1800 के लिए 21,600 एट द रेट ऑफ 10, कॉस्ट आनी चाहिए थी 2,16,000, बट एक्चुअल में आपने यहाँ पे कंज्यूम, एक्चुअल में आपको यहाँ पे आवर्स तो दोबारा बार बार बताए नहीं जाते, 20,000 घंटे 20,000 ही रहेंगे, कॉस्ट आई आपकी 2,20,000 की, रेट आ गया 11 रुपए का। वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, 2,16,000 माइनस 2,20,000, 4,000 एडवर्स आ गया। दूसरा वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट मल्टीप्लाई एक्चुअल आवर्स, 10 माइनस 11 into 20,000, इट विल बी 20,000 एडवर्स। और वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस की बात करें तो स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट, 21,600 माइनस 20,000 into 10, इट विल बी 16,000 फेवरेबल। फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस के लिए भी टेबल बना दी मैंने, बस्टेड आवर्स, बस्टेड रेट पर आवर, बस्टेड फिक्स्ड ओवरहेड, एक्चुअल आवर्स, एक्चुअल रेट पर आवर, एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड, स्टैंडर्ड आवर्स पर एक्चुअल आउटपुट, मल्टीप्लाई करेंगे बस्टेड रेट पर आवर से तो अब्सॉर्ब्ड ओवरहेड आ जाएंगे। क्वेश्चन ने कहा था हमारा प्लान 2000 घंटे का था, एक यूनिट को बनाने के लिए 12 घंटे का प्लान था, तो 2000 into 12, 24,000 घंटे आ गए।
फिक्स्ड ओवरहेड की कॉस्ट की बात करें तो क्वेश्चन का बजट था 1 लाख कॉस्ट का, तो 1 लाख डिवाइडेड बाई 24,000 करोगे 4.1666 रेट आ जाएगा, जो यहां पे भी आप कॉपी कर लोगे। एज पर क्वेश्चन आपने एक्चुअल में 20,000 घंटे काम किया तो ये 20,000 घंटे आ जाएंगे, और एक्चुअल में आपकी जो कॉस्ट आई थी फिक्स्ड ओवरहेड की वो 98,000 है, तो 98,000 आ जाएगा, डिवाइड करके आप 4.9 का रेट निकाल सकते हो। ये स्टैंडर्ड आवर्स आप यहां से कॉपी कर सकते हो, 21,600 घंटे थे, बस इसी को मल्टीप्लाई करके अब्सॉर्ब्ड ओवरहेड भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। फिक्स्ड ओवरहेड में वेरिएंसेस निकालने मैंने, फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस होता है अब्सॉर्ब्ड ओवरहेड माइनस एक्चुअल, 90,000 माइनस 98,000, इट विल बी 8,000 एडवर्स। फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस होता है बजट माइनस एक्चुअल, 1 लाख माइनस 98,000, इट विल बी 2,000 फेवरेबल। फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस होता है अब्सॉर्ब्ड माइनस बजटेड, 90,000 माइनस 1,10,000 एडवर्स। फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस होता है स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाई बाय बजटेड रेट, 21,600 माइनस 20,000 इंटू 4.1666, इट विल बी 6,667। और इसके अलावा फिक्स्ड ओवरहेड का कैपेसिटी वेरिएंस भी आप निकाल सकते हो, एक्चुअल आवर्स माइनस बजटेड आवर्स, 20,000 माइनस 24,000 इंटू 4.16666, it will be equal to 1,667 adverse. These are the fixed overhead variances. इसके बाद आप सेल्स वेरिएंसेस भी कैलकुलेट कर सकते हो, बजटेड और एक्चुअल। सर बजट था 2000 यूनिट बेचेंगे एट द रेट ऑफ 550 पर यूनिट, अकॉर्डिंगली सेल एक्सपेक्टेड थी 11 लाख की, बट एक्चुअल में 1800 यूनिट ही आपने बेची, और सेल वैल्यू थी आपकी 9,10,000 की, 9,50,000 की, 9,50,000 की, तो डिवाइड करके आपका प्राइस आ गया था। सेल वैल्यू वेरिएंस क्या होगा, बजटेड सेल्स माइनस एक्चुअल सेल्स, 1.5 लाख रुपए आ गया। सेल प्राइस वेरिएंस निकालना है तो बजटेड सेलिंग प्राइस 550 माइनस एक्चुअल सेलिंग प्राइस 527.777 into 1800 एक्चुअल क्वांटिटी, इट विल बी 40,000 एडवर्स। और सेल वॉल्यूम वेरिएंस कैलकुलेट करते हो तो इट विल बी बजटेड क्वांटिटी 2000 माइनस एक्चुअल क्वांटिटी 1800 मल्टीप्लाई 550, इट विल बी 1,10,000 एडवर्स। सर अब हमें क्वेश्चन का रिकॉन्सिलिएशन बना दो, तो रिकॉन्सिलिएशन मैंने सबसे पहले स्टैंडर्ड प्रॉफिट ले लिया। स्टैंडर्ड प्रॉफिट का मतलब होता है एक्चुअल आउटपुट मल्टीप्लाई बाय बजटेड प्रॉफिट पर यूनिट। एक्चुअल आउटपुट 1800, बजटेड प्रॉफिट मैंने यहां पे कैलकुलेट कर दिया कि 550 रुपए का सेलिंग प्राइस था। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट की अगर बात करोगे क्वेश्चन में, तो आप यहां से चेक कर लो कि वेरिएबल कॉस्ट जो थी वो मेरी थी 100, 250 और 120, इट विल बी 460 पर यूनिट, 460 पर यूनिट। और फिक्स्ड कॉस्ट की बात करें तो 1 लाख रुपए बताए थे 2000 यूनिट के लिए, तो 50 रुपए, इसका मतलब 40 रुपए का प्रॉफिट आप मान के चल रहे थे एक यूनिट पे, 40 रुपए का प्रॉफिट, तो 72,000 आपका बजटेड प्रॉफिट था। इसमें हालांकि वैसे तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं तो मटेरियल का प्राइस और यूसेज अलग अलग करने होते हैं, लेबर का भी रेट और एफिशिएंसी, वेरिएबल ओवरहेड में एक्सपेंडिचर और वॉल्यूम, फिक्स्ड ओवरहेड के अंदर फिक्स्ड ओवरहेड का एक्सपेंडिचर और वॉल्यूम दिखा दो, नहीं तो वॉल्यूम की जगह एफिशिएंसी और कैपेसिटी शो किए जाते हैं। और सेल्स में सेल प्राइस वेरिएंस लेना है केवल, क्योंकि वॉल्यूम जो है वॉल्यूम हमने यहाँ पे स्टैंडर्ड प्रॉफिट के टाइम पे सेम कर दिया होता है 1800, तो सिचुएशन में सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस नहीं लेना, केवल प्राइस वेरिएंस लेना है। तो मटेरियल मैंने क्या किया, सीधा सीधा शो कर दिया एक बार, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट, फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट और सेल प्राइस। ध्यान देना मटेरियल के आप कॉस्ट वेरिएंस ना लिख के यहाँ पे प्राइस और यूसेज लिख सकते हो, कॉस्ट वेरिएंस लेबर का ना लिख के आप रेट और एफिशिएंसी लिख सकते हो, वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट ना लिख के आपको एक्सपेंडिचर और एफिशिएंसी लिखना चाहिए, फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस ना लिख के आप यहाँ पे लिख सकते हो फिक्स्ड ओवरहेड का एक्सपेंडिचर, देन एफिशिएंसी और कैपेसिटी। सेल में केवल प्राइस वेरिएंस ही कंसीडर करना है, अकॉर्डिंगली आप अपने एक्चुअल प्रॉफिट जो कि क्वेश्चन में गिवन है 40,000 पे पहुंच जाओगे। तो इस तरीके से आप यहाँ पे रिकंसाइल करके दे सकते हो। 14 मार्क्स की वेटेज के लिए अच्छा क्वेश्चन था। और ये जो क्वेश्चन है, अगर मैं क्लियरली आपको बोलूं, ये सेम क्वेश्चन सीएमए इंटर में मैनेजमेंट अकाउंटिंग में जून 2023 में आया, जो दिसंबर 2023 में सीएमए फाइनल के एससीए में पूछ लिया। मतलब ये है सिंपल सा, मैं आपको ये कहना चाहता हूं, आज के टाइम पे सीएमए इंटर मैनेजमेंट अकाउंटिंग के क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो सीएमए फाइनल एससीए में रिपीट होते हैं, और एससीए में जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में रिपीट हो रहे हैं। तो हमें थोड़ा सा इधर उधर के क्वेश्चंस भी करने चाहिए, जो हम अपनी क्लासेस में आपको ऑलरेडी करवा के चल रहे हैं। अगर आपने हमसे ऑलरेडी क्लासेस ली हुई है तो उस सिचुएशन में आपको इधर उधर मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी जो रेलिवेंट क्वेश्चंस हैं सीएमए इंटर मैनेजमेंट अकाउंटिंग के एससीएम में, एससीएम के सीएमए इंटर मैनेजमेंट में, वो हमने इधर उधर कर रखे हैं जो भी आपके लिए रेलिवेंट है। लेकिन अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो उस सिचुएशन में आप अगर मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ रहे हो तो एससीएम के भी कुछ क्वेश्चन जो आपके टॉपिक मैच करते हैं करके देख लेने चाहिए आपको।
और अगर आप फाइनल में हो, एससीएम का पेपर आपको देना है, तो आपको एक बार सीएमए इंटर मैनेजमेंट अकाउंटिंग और आपके एससीएम में जो टॉपिक मैच करते हैं वो क्वेश्चन भी थोड़े बहुत कोरिलेट कर लेने चाहिए। आज के टाइम पे डिसीजन मेकिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, इनके क्वेश्चन काफी ज्यादा इधर उधर मैच हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट ए अगर बात करें तो असाइनमेंट के टॉपिक में से ये क्वेश्चन दिया गया, मिस्टर तुषार, प्रोडक्शन सुपरवाइजर, is considering how he should assign 5 jobs that are to be performed to the machinist working under him. 5 जॉब्स हैं, 1 2 3 4 5, और 5 ही मैकेनिस्ट है, ए बी सी डी ई। इनमें हमें जॉब को असाइन करना है। He want to assign the job to the machinist in such a manner that the aggregate cost to perform the job is least. हमारा टारगेट है कॉस्ट को कम से कम करना। He has following information about the wages paid to the machinist for performing these jobs. तो ये जो मैट्रिक्स है, इसके अंदर जो डेटा है वो कॉस्ट मैट्रिक्स ही है। तो सिंपल आप क्या कर सकते हो, इसमें अपना असाइनमेंट कर पाओगे, अपने स्टेप्स अप्लाई कर पाओगे। रिक्वायरमेंट यही है, एनालाइज एंड असाइन द जॉब टू द मैकेनिस्ट सो दैट द एग्रीगेट कॉस्ट इज द लिस्ट। तो इसका सॉल्यूशन भी ऑलरेडी आपके लिए तैयार है, इवन इंस्टीट्यूट ने इसका सॉल्यूशन फुल फ्लेज आपको दे दिया था। तो उसी सॉल्यूशन को मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूं। तो ऑफ कोर्स ये कॉस्ट गिवन है तो मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम ही है। तो सबसे पहले आप क्या करते हो, रो ऑपरेशन करते हो। रो ऑपरेशन में आप क्या करते हो, सब्ट्रैक्टिंग मिनिमम एलिमेंट ऑफ ईच रो फ्रॉम ऑल द एलिमेंट ऑफ दैट रो, और उसके बाद जो प्रॉब्लम होगी वो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। जैसे पहली रो में आपका मिनिमम फिगर क्या है, 2, तो सब में से 2 माइनस कर दो, 10 माइनस 2 8, 3 माइनस 2 1, 3 माइनस 2 1, 2 माइनस 2 0, 8 माइनस 2 6, ये फिगर्स आपके पास आ जाएगी। सेकंड रो बी में मिनिमम फिगर क्या है, 2, 9 माइनस 2 7, 7 माइनस 2 5, 8 माइनस 2 6, 2 माइनस 2 0, 7 माइनस 2 5, ये फिगर्स आपको मिल जाएगी। सी के अंदर भी मिनिमम 2 है, तो 7 माइनस 2 5, 5 माइनस 2 3, 6 माइनस 2 4, 2 माइनस 2 0, 4 माइनस 2 2, आपको ये फिगर्स मिल जाएगी। नेक्स्ट फोर्थ रो में मिनिमम फिगर आपको देखने को मिल रही है, फिर से 2, तो 3 माइनस 2 1, 5 माइनस 2 3, 8 माइनस 2 6, 2 माइनस 2 0, 4 माइनस 2 2, आपको ये फिगर्स मिल जाएगी। और फाइनली लास्ट जो रो है उसके अंदर मिनिमम फिगर है 6, तो 9 माइनस 6 3, 10 माइनस 6 4, 9 माइनस 6 3, 6 माइनस 6 0, 10 माइनस 6 4। तो रो ऑपरेशन के बाद आपको ये टेबल मिल गई। इस टेबल में आपको अप्लाई करना होता है कॉलम ऑपरेशन। तो कॉलम वाइज आपको मिनिमम पिक करना है, subtract the minimum element of each column from all the element of that column and draw the minimum number of line horizontal or vertical so as to cover all zero। तो सबसे पहले कॉलम ऑपरेशन, फर्स्ट कॉलम में ये तो जॉब नंबर्स हैं, ध्यान रखना। फर्स्ट कॉलम में सबसे मिनिमम फिगर है 1, तो 8 माइनस 1 7, 7 माइनस 1 6, 5 माइनस 1 4, 1 माइनस 1 0, 3 माइनस 1 2, आपको ये फिगर्स मिल जाएगी। सेकेंड 1 मिनिमम है, तो 1 माइनस 1 0, 5 माइनस 1 4, 3 माइनस 1 2, 3 माइनस 1 2, 4 माइनस 1 3, आपको ये फिगर्स मिल जाएगी। नेक्स्ट में मिनिमम 1 है, तो 1 माइनस 1 0, 6 माइनस 1 5, 4 माइनस 1 3, 6 माइनस 1 5, 3 माइनस 1 2, आपको ये फिगर्स मिल जाएगी। इसमें 0 ही है तो 0 ही रहेगा। इसमें मिनिमम आपका 2, तो 6 माइनस 2 4, 5 माइनस 2 3, 2 माइनस 2 0, 2 माइनस 2 0 और 4 माइनस 2 2, आपको ये फिगर्स मिल जाएगी। इसके बाद आपको लाइंस ड्रॉ करनी होती है कि कम से कम लाइन में सारे के सारे जीरो आपने कवर करने हैं। तो आप चेक करोगे सबसे ज्यादा जीरो कहां पे है। तो पहली रो में 3 जीरो थे, सेकंड रो में 1, थर्ड रो में 2, फोर्थ रो में 3 और लास्ट रो में 1। कॉलम वाइज चेक करते हो तो 1 1 1 5 2। तो सबसे पहले आप ये वाली लाइन जो है ये कट कर दोगे। इसके बाद फिर से चेक करोगे, पहली रो में बचे 2 जीरो, सेकंड रो में कोई जीरो नहीं बचा, थर्ड रो में 1 जीरो, फोर्थ रो में 2 जीरो, फिफ्थ रो में कोई जीरो नहीं बचा। कॉलम वाइज देखोगे तो 1 1 1 2, तो 2 जीरो मैक्सिमम है। कोई भी लाइन आप ड्रॉ कर सकते हो। से एग्जांपल मैंने कॉलम वाइज ड्रॉ करी थी ये वाली लाइन, तो ये वाली लाइन भी से एग्जांपल कॉलम वाइज मैंने ड्रॉ कर दी। फिर चेक किया 2 जीरो, 2 से ज्यादा तो जीरो अब है ही नहीं, तो आप यहां पे लाइन ड्रॉ कर सकते हो 2 जीरो के लिए।
फिर चेक किया तो सर अब बचा एक जीरो यहाँ पे, तो आप चाहे वर्टिकल कर दो चाहे हॉरिजॉन्टल कर दो, मैंने से एग्जांपल यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी। तो आप देखोगे कि सारे के सारे जीरो को कवर करने के लिए 4 ही लाइन ड्रॉ हुई, जबकि नंबर ऑफ जॉब और नंबर ऑफ असाइनमेंट यहाँ पे 5 होने हैं। तो इसमें आपको इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा। सिंस द मिनिमम नंबर ऑफ लाइन कवरिंग ऑल जीरो इज इक्वल टू 4 विच इज लेस देन द नंबर ऑफ कॉलम और रोज, तो आपको इसमें इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा। द अबव टेबल विल नॉट प्रोवाइड ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट द मिनिमम अनकवर्ड एलिमेंट। जो अनकवर्ड एलिमेंट है, अनकवर्ड एलिमेंट है, अनकवर्ड एलिमेंट है, उसमें से मिनिमम पिक करना है। सर ये तो नंबर ऑफ जॉब्स है, तो ये तो भूल जाना। मिनिमम अनकवर्ड में 2 है, 2 है फ्रॉम ऑल अनकवर्ड एलिमेंट। जो भी अनकवर्ड एलिमेंट है उसमें से ये 2 माइनस करना है। मतलब सर 6 माइनस 2 4, 4 माइनस 2 2, 5 माइनस 2 3, 4 माइनस 2 2, 2 माइनस 2 0, 3 माइनस 2 1, 2 माइनस 2 0, 3 माइनस 2 1, 2 माइनस 2 0। इसके बाद ऐड करना है आपने इंटरसेक्शन पे। इंटरसेक्शन कहां पे था, इंटरसेक्शन सर यहां पे था, यहां पे ऐड हो जाएगा 0 प्लस 2 2, यहां पे था 4 प्लस 2 6 हो जाएगा, यहां पे 0 था 0 प्लस 2 2 हो जाएगा, यहां पे 0 था 0 प्लस 2 2 हो जाएगा, इंटरसेक्शन पे ऐड हो जाएगा एंड वी गेट द फॉलोइंग मैट्रिक्स। तो आपको कुछ इस तरीके से ये मैट्रिक्स दिखाई देगी जिसमें आपको फिर से लाइंस ड्रॉ करनी है। अब जब फिर से आप लाइन ड्रॉ करने के लिए जाओगे तो अब आप जब लाइन ड्रॉ करोगे तो लाइन मिल गई आपको 5। सर 5 जॉब्स हैं, 5 असाइनमेंट करने हैं, 5 लाइन ड्रॉ हो गई, तो इस सिचुएशन में अब आप अपना फाइनल असाइनमेंट कर सकते हो। फाइनल असाइनमेंट नॉर्मली हम उस रो या कॉलम में करते हैं जिसमें आपका सिंगल जीरो होता है। पहली रो में सिंगल जीरो नहीं है, सेकंड रो में आपको सिंगल जीरो मिल जाता है, थर्ड रो में मिल जाता है, सेकंड में आपको सिंगल जीरो मिल रहा है, तो आप बी में यहाँ पे 4 असाइनमेंट कर सकते हो। बी को आप यहाँ पे 4th असाइनमेंट कर सकते हो। जब आप बी को 4th असाइनमेंट कर दोगे तो इसके बाद फिर से चेक करोगे तो ए में फिर से 2 जीरो है, सी में अगर मैं बात करूं 4th असाइनमेंट ऑलरेडी हो चुका है तो ये वाली तो खत्म हो चुका है, फिर भी इसमें 2 जीरो है। डी में यहाँ पे सिंगल जीरो दिखाई दे रहा है तो आप डी को जॉब नंबर 1 अलॉट कर सकते हो। जब जॉब नंबर 1 भी खत्म हो जाएगी आपकी, जॉब नंबर 1 भी आपकी खत्म हो जाएगी, फिर चेक करोगे ए में अभी भी 2 जीरो है, बी में कोई जीरो नहीं है, सी में 2 जीरो है, डी तो हो ही गया काम खत्म, डी का काम खत्म हो चुका है और बी का भी काम खत्म हो चुका है, ये भी नहीं है। तो ए में 2 जीरो है, सी में 2 जीरो है, सर ई में एक सिंगल जीरो दिखाई दे रहा है आपको 3 पे, तो ई को आप थर्ड जॉब असाइन कर सकते हो। अकॉर्डिंगली थर्ड भी गया और ई भी गया। अब ए में बचा 1 0 2 पे, तो आप ए को 2 असाइन कर दो, ये भी खत्म। सर बच गया सी और 5, तो सी को 5th असाइनमेंट कर दो। इस तरीके से आप अपनी असाइनमेंट प्रोसीजर करके बता दो कि ए को हमने सेकंड जॉब दी है, बी को 4th जॉब दी है, सी को 5th जॉब दी है, डी को 1st जॉब दी है और ई को 3rd जॉब दी है। तो वेजेस की कॉस्ट कितनी आएगी, ए को अगर आप जॉब 2 देते हो तो 3 रुपए की कॉस्ट आएगी, बी को अगर आप जॉब नंबर 4 देते हो तो आपकी 2 रुपए की कॉस्ट आएगी, सी को अगर आप जॉब नंबर 5 देते हो तो आपकी 4 रुपए की कॉस्ट आएगी, डी को अगर आप जॉब नंबर 1 देते हो आपकी 3 रुपए की कॉस्ट आएगी और ई को अगर आप जॉब नंबर 3 देते हो 9 रुपीज की कॉस्ट आएगी। तो मिनिमम जो कॉस्ट आपको इनकर करनी पड़ेगी दैट विल बी 21। सिंपल क्वेश्चन था असाइनमेंट में से, इस तरीके के पता नहीं कितने ही क्वेश्चंस आप ऑलरेडी अपनी क्लासेस में करके जा रहे हो। तो पेपर में अगर मैं बात करूं तो पेपर में अभी तक तो कोई भी ट्रिकी क्वेश्चन दिखाई नहीं दे रहा दिसंबर 2023 का, बट स्टूडेंट की काफी ज्यादा हाई डिमांड थी कि सर दिसंबर 2023 के पेपर का सॉल्यूशन करवा दीजिए। मैं कुछ टाइम शॉर्टेज की वजह से दिसंबर 2023 के सजेस्टेड आंसर आपको नहीं दे पाया था, तो इस वजह से बच्चों की काफी ज्यादा डिमांड थी, जो आज मैं इस वीडियो के थ्रू आपकी जो डिमांड है उसको फुलफिल कर रहा हूं। तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ इस वीडियो को शेयर करना है ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सके। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट है वो दिया गया सर आपको असाइनमेंट में से। नॉर्मल क्वेश्चन है असाइनमेंट का, इस तरीके से भी आप काफी सारे क्वेश्चन करते हो पेट्रोल पंप को लेकर, डेंटिस्ट वगैरह को लेकर। इसी तरीके से यहाँ पे एक ट्रेवल एजेंसी का क्वेश्चन बना दिया गया। क्वेश्चन नंबर 6 बी, सुगम ट्रेवलिंग एजेंसी हैज टू डील विद ए नंबर ऑफ क्लाइंट्स
द टाइम टेकन बाय द ऑफिसर ऑफ द एजेंसी टू डील विथ क्लाइंट्स एंड द अराइवल पैटर्न ऑफ क्लाइंट फॉलो द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। टाइम टू डील विथ क्लाइंट, क्लाइंट को डील करने में 2 मिनट, 4 मिनट, 6 मिनट, 10 मिनट, 14 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट लग सकते हैं, जिसकी प्रॉबिलिटी आपके पास गिवन है। सिमिलरली जो क्लाइंट के आने का अराइवल पैटर्न है, टाइम इलैप्सिंग बिटवीन अराइवल ऑफ क्लाइंट, मतलब क्लाइंट के आने के बीच में जो टाइम गैप है वो 1 मिनट, 8 मिनट, 15 मिनट और 25 मिनट्स हो सकता है, जिसकी प्रॉबिलिटी आपके पास गिवन है। क्वेश्चन की डिमांड है सिमुलेट द अराइवल एंड सर्विंग ऑफ 10 क्लाइंट्स बाय टेकिंग द फॉलोइंग रैंडम नंबर। रैंडम नंबर अराइवल पैटर्न के लिए ये यूज करने हैं, सर्विंग के लिए यूज करने हैं। इंडिकेट विच ऑफ द क्लाइंट विल वेट फॉर हाउ मेनी मिनट्स, कितने क्लाइंट कितने कितने मिनट्स वेट करेंगे। एंड एसेस प्रोबेबिलिटी ऑफ द टाइम ऑफिसर बीइंग आइडल, कितने टाइम के लिए ऑफिसर जो है वो आइडल रहेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। टेकिंग द स्टार्टिंग टाइम, आपको 10 बजे से अपनी कहानी ऑफिस शुरू करना है। तो सर इसके लिए आपको सबसे पहले तो स्टेटमेंट ऑफ रैंडम नंबर रेंज तैयार करनी पड़ेगी, वो भी दो, एक क्लाइंट के साथ डील करने की और दूसरा अराइवल ऑफ पैटर्न को लेकर। तो सिमुलेशन वर्कशीट एक साथ ही यहाँ पे बनाई गई है, एक साथ ही यहाँ पे बना दी है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो रैंडम नंबर आपके पास गिवन थे, तो क्लाइंट ले लिए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। रैंडम नंबर की अगर मैं बात करूं तो रैंडम नंबर कॉपी कर लिए सबसे पहले अराइवल के लिए। यहाँ पे अराइवल के लिए अगर मैं रैंडम नंबर की बात करूं तो अराइवल के लिए रैंडम नंबर है आपके, रैंडम नंबर गिवन है आपके पास नीचे 02 48 43 75 89 36 96 47 36 और 61, ये कॉपी कर लिए। ठीक है, इसके साथ ही टाइम बिटवीन अराइवल कैलकुलेट कर लिया। इसके लिए रैंडम नंबर रेंज तैयार कर लिए एक तरीके से, यहीं पे कर देता हूं मैं। अराइवल पैटर्न की रैंडम नंबर रेंज के लिए अगर आप जाओगे, ये हो जाएगा 0 से 19, ये 20 + 40 60 हो जाएगा, तो 20 से 59 आ जाएगा। देन ये 60 से स्टार्ट होकर 60 + 39 90 जाएगा, तो 89, देन 90 से 99। अकॉर्डिंगली 02 जो है वो कवर हो जाएगा फर्स्ट 1 मिनट, 48 कवर हो जाएगा 8 मिनट, 43 कवर हो जाएगा 8 मिनट, 75 के लिए 15 मिनट्स, 89 के लिए 15 मिनट्स, 36 के लिए 8 मिनट्स, 96 के लिए 25 मिनट्स, 47 के लिए 8 मिनट्स, 36 के लिए 8 मिनट्स और 61 के लिए 15 मिनट्स। अकॉर्डिंगली ये मिनट्स यहाँ पे कैलकुलेट करके लिख दिए। क्वेश्चन ने कहा था कि 10 बजे से आपको स्टार्टिंग करनी है, तो 1 मिनट का मतलब 10 बज के 1 मिनट पे कस्टमर आएगा, क्लाइंट आएगा, +8 10 9, +8 10 17, +15 10 32, +15 10 47, +8 10 55, +25 11 20 हो जाएंगे, +8 11 28, +8 11 36, +15 11 51। ये कस्टमर के आने का टाइम है। देन बात आती है सर्विस की स्टार्टिंग कब से होगी, तो ये देख लेंगे। पहले रैंडम नंबर देख लो सर्विस के लिए। सर सर्विस के लिए रैंडम नंबर की अगर मैं बात करूं तो सर्विस के लिए रैंडम नंबर है 60 73 61 35 28 16 80 46 60 और 11। तो ये रैंडम नंबर आपके कॉपी हो गए हैं। इसके बेसिस पे आप सर्विस टाइम कैलकुलेट करेंगे, और सर्विस टाइम के लिए यहाँ पे अगर मैं रैंडम नंबर तैयार कर दूं रेंज आपकी, तो ये 0 से 4 हो जाएगा, 5 + 10 15 हो जाएगा, तो ये 5 से 14 चला जाएगा। देन 15 + 15 30, तो ये 15 से 29 हो जाएगा। देन ये 30 से स्टार्ट होकर 59 तक जाएगा। देन 60 + 25 85, तो 60 से 84 तक जाएगा। देन 85 से 94, देन 95 से 99। और इसके बेसिस पे आप अपने रैंडम नंबर के बेसिस पे कैलकुलेशन कर सकते हो। 60, सर 60 आपका कवर हो जाएगा 14 मिनट्स में, 73 भी 14 मिनट्स, 61 भी 14 मिनट्स, 35 जो है 35 आ जाएगा आपका 10 मिनट्स, 28, सर 28 आ जाएगा आपका 6 मिनट्स में, 16, सर 16 आ जाएगा आपका 6 मिनट्स में, 80 आ जाएगा आपका 14 मिनट्स, 46 आएगा आपका 10 मिनट्स, देन 60 14 मिनट्स और 11 जो है दैट विल बी फॉर 4 मिनट्स। तो ये टाइम आप कॉपी कर लोगे।
रैंडम नंबर रेंज के बेसिस पे। अब क्या होगा, 10:01 पे क्लाइंट आएगा, ऑफिस खुल गया था 10 बजे, तो 1 मिनट ऑफिसर को वेट करना पड़ा। 10:01 पे सर्विस देनी शुरू करी, सर्विस में 14 मिनट लग गए, 10:15 हो गए। जो नेक्स्ट कस्टमर है वो 10:09 पे आया हुआ है, तो कस्टमर को, क्लाइंट को 6 मिनट वेट करना पड़ा। यहाँ पे सर्विस स्टार्ट होगी 10:15 बजे, टाइम लगेगा 14 मिनट का, फ्री होगा क्लाइंट 10:29 पे, और नेक्स्ट जो क्लाइंट है वो 10:17 पे आया हुआ बैठे 12 मिनट वेट करेगा। सर्विस स्टार्ट होगी 10:29 पे, 14 मिनट सर्विस में लग गए, 10:43 हो गए, नेक्स्ट कस्टमर आया हुआ है, क्लाइंट आया हुआ है 10:32, 11 मिनट वेट करेगा। सर्विस स्टार्ट होगी 10:43 पे, 10 मिनट सर्विस में लग गए, 10:53 हो गए, नेक्स्ट क्लाइंट आया हुआ है 10:47 पे, 6 मिनट वेट करेगा क्लाइंट। 10:53 पे सर्विस स्टार्ट करी, 6 मिनट लग गए सर्विस देने में, 10:59 हो गए, और नेक्स्ट जो क्लाइंट है वो 10:55 का आया हुआ बैठा है, 4 मिनट क्लाइंट वेट करेगा। सर्विस स्टार्ट होगी 10:59 पे, 6 मिनट सर्विस में लग गए, 11:05 हो गए, नेक्स्ट क्लाइंट आया 11:20 पे, ऑफिसर को 15 मिनट वेट करना पड़ेगा। सर्विस स्टार्ट होगी 11:20 पे, क्योंकि क्लाइंट ही जब 11:20 पे आएगा तो सर्विस भी 11:20 पे ही शुरू होगी। 14 मिनट सर्विस देने में लग गए, 11:34 हो गए, कस्टमर आया हुआ है नेक्स्ट 11:28 पे, 6 मिनट कस्टमर को वेट करना पड़ा। सर्विस स्टार्ट हुई 11:34 पे, 10 मिनट सर्विस में लग गए, 11:44 हो गए, नेक्स्ट कस्टमर 36 पे ही आ गया था, 8 मिनट कस्टमर वेट करेगा। सर्विस स्टार्ट होगी 11:44 पे, 14 मिनट सर्विस में लग गए, 11:58 हो गए, कस्टमर आया हुआ है 11:51 का, 7 मिनट वेट करेगा। 11:58 पे सर्विस स्टार्ट हुई, 4 मिनट सर्विस देने में लगे, 12:02 पे सारे क्लाइंट को सर्विसेज प्रोवाइड कर दी गई। 10 बजे ऑफिस खुला, 12:02 पे सभी कस्टमर को, क्लाइंट को सर्विस दे दी गई। अगर क्लाइंट के वेटिंग टाइम की बात करें, टोटल क्लाइंट का वेटिंग टाइम 60 मिनट्स था, और ऑफिसर का जो वेटिंग टाइम था वो 16 मिनट का था। क्वेश्चन यहां पे साथ में ये भी जानना चाहता था, इस सिमुलेशन के साथ साथ, कि प्रोबेबिलिटी बताओ। ये तो पता चली गया, प्रोबेबिलिटी बताओ ऑफिसर के वेटिंग टाइम की। तो ऑफिसर ने 16 मिनट वेट किया, टोटल टाइम था आपका 2 घंटे 2 मिनट का। मतलब 122 मिनट, 2 घंटे 2 मिनट का। तो अगर 16 मिनट का वेटिंग टाइम है टोटल 122 मिनट में, तो प्रोबेबिलिटी होगी 16 डिवाइडेड बाई 122, इट विल बी 13.11%। इस तरीके से आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है। ढेरों क्वेश्चन आपने करे हुए हैं, पेट्रोल पंप वाले, डेंटिस्ट वाले, क्लाइंट वाले, तो बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन ये इंस्टीट्यूट ने केवल फिगर चेंज करके आपके सामने रख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है नेटवर्क एनालिसिस में से, टीपीएम पर्ट का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7A, 7 मार्क्स की वेटेज का अच्छा क्वेश्चन था ये। एन इंजीनियरिंग फर्म इज टेंडरिंग फॉर ए कॉन्ट्रैक्ट टू सप्लाई ए स्टील फैब्रिकेशन विद टारगेट ड्यूरेशन 46 डेज। सर 46 डेज का टारगेट था कि हम काम कंप्लीट कर लेंगे। द टास्क हैव बीन एनालाइज्ड एज फॉलोज, एक्टिविटीज बता दिया आपको, और साथ में हर एक एक्टिविटी का टाइम ड्यूरेशन भी आपको बता दिया है डेज में। अब क्या हुआ, द फर्म इज अवॉर्डेड द कॉन्ट्रैक्ट एंड स्टार्ट वर्क विद ऑल एक्टिविटीज ऑन देयर अर्लियर स्टार्ट टाइम, बट आफ्टर वर्क ऑन द 15th डे देयर इज ए फायर which destroy all the work in progress on task 224, 225 and 226, 326। जब ये आग लगी तो 224, 225 और 326 ये आपकी वर्किंग चल रही थी। इसका मतलब ये है कि आप ऑलरेडी 122, 123, 124 ये एक्टिविटी कर चुके थे, 426, 526 स्टार्ट ही नहीं हुई थी, ये 3 एक्टिविटी चल रही थी। ये सारा का सारा काम जो है वो आपका वेस्ट हो गया। लेकिन फॉर्चुनेटली नो अदर कंप्लीटेड टास्क आर अफेक्टेड, बट इट इज एस्टिमेटेड दैट टास्क 5 to 6 विल नाउ नीड 20 डेज। अब क्या है, ये जो 5 to 6 था इसमें भी 14 दिन से काम नहीं चलेगा, कहते हैं अब इसमें 20 दिन लगेंगे। ठीक है, जो भी रीजन रहा हो हमें उससे कोई मतलब नहीं है। द प्रोजेक्ट मैनेजर फील्स दैट ड्यू टू फायर there will be variability in the task time and has made some uncertainty estimate which are shown as task standard deviation.
कि हमने जो टाइम एस्टिमेट किया है उसमें भी आपको ये डेविएशन देखने को मिल सकते हैं। तो जो जो एक्टिविटी बच गई थी आपकी 2 to 4, 2 to 5, 3 to 6, 4 to 6, 5 to 6, उसका आपको स्टैंडर्ड डेविएशन दे दिया डेज में। ठीक है। क्वेश्चन की डिमांड है प्रिपेयर ए पर्ट नेटवर्क एज ओरिजिनली एनविसेज्ड। सबसे पहले तो आपको नेटवर्क बनाना है ओरिजिनल। तो सर ओरिजिनल आपको नेटवर्क बनाना है तो 1 to 2, 1 to 3 और 1 to 4 ये तीन एक्टिविटीज आएगी। सबसे पहले 1 to 2, 1 to 3, 1 to 2 और 1 to 4 ये तीन एक्टिविटीज आएगी। इन तीनों का टाइम ड्यूरेशन क्या है? तो सर 1 to 2 का टाइम ड्यूरेशन आपका 10 दिन का, 1 to 3 का टाइम ड्यूरेशन आपका 12 दिन का और 1 to 4 का टाइम ड्यूरेशन आपका 10 डेज का। ठीक है। ये एक्टिविटी 1 to 3, 1 to 2 और 1 to 4 हो गई। इसके बाद आपने 2 to 4 और 2 to 5 जाना है। तो 2 to 4 एंड 2 to 5, 2 to 4 का टाइम ड्यूरेशन है 9 डेज का और 2 to 5 का ड्यूरेशन है 13 डेज का। इसके बाद 3 to 6, 3 to 6, तो सर 3 to 6 17 डेज का टाइम ड्यूरेशन है। देन है 4 to 6 12 डेज का टाइम ड्यूरेशन है। शेप हल्की फुल्की आपकी इधर उधर भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, बस सही होना चाहिए। 5 to 6 में 14 डेज। अभी तो ओरिजिनली बना रहे हो आप, तो अभी तो 14 डेज ही कंसिडर करने हैं। तो सर ये आपका पर्ट नेटवर्क बन गया, ये आपका पर्ट नेटवर्क बन गया ओरिजिनल। इसके बाद क्वेश्चन ने कहा एसेस द न्यू एक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट ड्यूरेशन। अब आपको नया एक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट ड्यूरेशन बताना है एंड आइडेंटिफाई द क्रिटिकल पाथ थ्रू द रिमेनिंग एक्टिविटीज आफ्टर द फायर। फायर के बाद अब आपको प्रोजेक्ट ड्यूरेशन बताना है। तो सर फायर के बाद अगर मैं बात करूं, फायर के अगर बाद में बात करें तो एज पर क्वेश्चन एक्टिविटी 1 to 2, 1 to 3, 1 to 4 तो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, बाकी एक्टिविटी कंप्लीट नहीं हुई। आफ्टर फायर 15 डेज आर ओवर, 15 दिन के बाद ऐसा कुछ हुआ था, तो 31 डेज बच गए थे क्योंकि 46 डेज का आपका टारगेट था। रिमेन विद द फॉलोइंग आउटस्टैंडिंग एक्टिविटी, आपकी एक्टिविटी बच गई थी ये सारी की सारी 2 to 4, 2 to 5, 5 to 6, 4 to 6 और 3 to 6। और इसमें अगर मैं टाइम ड्यूरेशन की बात करूं तो टाइम ड्यूरेशन था आपका 9, 13, 17, 9, 13, 17, 12 और इसमें इन्होंने कहा कि अब 20 डेज लेना है, तो इसमें 20 डेज ले लिए। फिर से बनाओगे, फिर से बनाओगे तो एक्टिविटी 2 to 4 और 2 to 5, तो सर 2 to 5 और 2 to 4 टाइम ड्यूरेशन रहेगा आपका 13 डेज और 9 डेज। क्या आप ई और एल अगर कैलकुलेट करते हो तो कर सकते हो, ऐसे देखो कोई मैंडेटरी नहीं है, अभी तो मैंडेटरी नहीं है, जब तक आपसे फ्लोट वगैरह ना पूछे जाए तब तक मैंडेटरी नहीं है, बस इन्होंने शो किए हैं बट मैंडेटरी तो नहीं है। फ्लोट पूछे जाते हैं तो ई और एल निकालना अपने लिए जरूरी हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आपका रहेगा 3 to 6 17 डेज, तो 3 to 6 17 डेज। देन नेक्स्ट आपने लेना है 4 to 6 में 12 डेज, 4 to 6 में 12 डेज और फाइनली आपको लेना है 5 to 6 20 डेज के लिए। तो इस तरीके से आपका ये नेटवर्क बन जाएगा। क्वेश्चन ने कहा है कि नया एक्सपेक्टेड क्रिटिकल पाथ कैलकुलेट करके बताओ, प्रोजेक्ट ड्यूरेशन एंड आइडेंटिफाई द क्रिटिकल पाथ। तो क्रिटिकल पाथ देख लो, अगर आप 3 से 6 जाते हो 17 दिन, 2 to 5, 5 to 6 जाते हो तो 13 + 20 33 डेज। अगर आप 2 to 9 एंड 2 to 4 और 4 to 6 जाते हो तो 9 + 12 21 डेज। तो अकॉर्डिंगली यही मैक्सिमम है, तो 2 to 5 और 5 to 6 जो है 2 to 5 न्यू एक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट ड्यूरेशन तो 48 डेज हो ही गया, 48 डेज हो ही गया। कैसे सर? 13 + 20 33 डेज, ये 15 दिन ऑलरेडी निकल चुके हैं तो 48 डेज हो गया। तो 2 to 5 और 5 to 6 जो है वो आपका रिवाइज्ड क्रिटिकल पाथ रहेगा।
इसके बाद देखो क्वेश्चन ने क्या बोला थर्ड पॉइंट में, इवेल्युएट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट बीइंग कंप्लीटेड ऑन टाइम आफ्टर द फायर। कहते हैं फायर के बाद भी ऑन टाइम मतलब 46 डेज में आपका काम कंप्लीट हो जाए, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो इसके लिए आप जेड वैल्यू कैलकुलेट कर लो। जेड का फॉर्मूला होता है एक्स माइनस बार एक्स अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन। एक्स आप चाहते हो 46, बार एक्स दैट इज प्रोजेक्ट ड्यूरेशन अभी आपका 48 डेज आ रहा है, डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए आपको पहले वेरिएंस लेना पड़ेगा जो भी आपका क्रिटिकल पाथ है। क्रिटिकल पाथ है आपका 225 और 526। सर 225 और 526 1.33 और 0.47 इसका वेरिएंस निकाल लो। वेरिएंस क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। तो मैंने क्या किया 1.33 का स्क्वायर और 0.47 का स्क्वायर करके टोटल कर लिया, वेरिएंस आया 1.98। इसका अगर आप रूट कर दोगे तो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन पता चल जाएगा प्रोजेक्ट का। 1.41 आया जो लिख दिया यहाँ पे, तो ये आया -1.42 जो कि पता ही था इतना ही आना है क्योंकि जेड की -1.42 की वैल्यू गिवन है 0.4222, माइनस है ये, तो आप 0.5 में से माइनस कर दो, इसकी वैल्यू 0.4222। अप्रॉक्स 8% की प्रोबेबिलिटी है कि अभी भी आप ऑन टाइम अपना काम कंप्लीट कर पाओगे 46 डेज में। ये एक अच्छा क्वेश्चन था एग्जाम में 7 मार्क्स के लिए, पर्ट सीपीएम पर्ट में से ये क्वेश्चन आपको दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था क्वेश्चन नंबर 7B, दैट इज गिवन फ्रॉम लर्निंग कर्व। इजी क्वेश्चन था, हेवी इंडिया शिप बिल्डर्स प्रोड्यूस ए स्पेशल टाइप ऑफ बोट टू बी यूज्ड बाय ए शिपिंग कंपनी। A 90% learning curve is expected to apply to production of this type of boat। 90% का learning curve है। It is agreed that boats will be supplied at variable cost plus 20%। 20% on cost margin रहेगा। The variable cost of the first boat to be produced has been estimated to be as follows। मटेरियल की कॉस्ट 8000 है, लेबर पहली बोट को बनाने में 1000 घंटे लगेंगे, 90% का लर्निंग कर्व अप्लाई होगा, 4 रुपए पर आवर का रेट है, 4000 की कॉस्ट है। वेरिएबल ओवरहेड आपको लेबर का 200% कंसीडर करना है। ऑर्डर जो होगा वो मिनिमम 2 बोट का रहेगा। क्वेश्चन की डिमांड है फाइंड द एवरेज सेलिंग प्राइस पर बोट इफ द ऑर्डर इज फॉर 4 and 8 बोट्स। अगर 4 बोट या 8 बोट हो तो उस सिचुएशन में सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो सर सबसे पहले तो आप टाइम कैलकुलेट कर लो 4 और 8 का। तो यूनिट्स लिख दी मैंने, 1 इसका डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8। पहली यूनिट के लिए आपको 1000 घंटे लग रहे थे, 90% का लर्निंग है, तो 1000 का 90% 900, 900 का 90% 810, 810 का 90% 729। ये एवरेज टाइम पर यूनिट है, मल्टीप्लाई कर लो नंबर ऑफ यूनिट से, टोटल टाइम आ जाएगा 1000 टू 1 1000, 900 इंटू 2 1800, 810 इंटू 4 3240, 729 इंटू 8 5832। साथ में मैंने इंक्रीमेंटल टाइम भी कैलकुलेट कर दिया है। पहले को तो 1000 लगी रहे, दूसरे को 1800 माइनस 1800, देन 2 से 4 में 3240 माइनस 1800 1440, 8 से 4 में आपको 2592 2592 आवर्स लग रहे हैं। अब अपना स्टेटमेंट ऑफ सेलिंग प्राइस बना दो। 4 और 8 की कैलकुलेशन करनी है। सर एक के लिए मटेरियल 8000 का है तो 4 के लिए 32000 का हो जाएगा, 8 के लिए 64000 का। लेबर की बात करें तो 4 के लिए आपका टाइम है 3240, 810 इंटू 4 3240, 3240 इंटू 4 रुपए का रेट है 12960। 8 के लिए बात करें तो 5832 है, मल्टीप्लाई बाई 4 23328। वेरिएबल ओवरहेड आपको 200% लेना है तो 12960 का 200%, 25920, 23328 का 200%, 46656। टोटल कर लोगे टोटल कॉस्ट आ जाएगी, उसमें 20% अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड कर लो, आप टोटल सेल्स पे पहुंच गए। और इस टोटल सेल्स को 4 से और यहां पे सेल्स को 8 से डिवाइड कर दोगे, आपको एवरेज सेलिंग प्राइस पता चल गया। सिंपल। सेकंड पॉइंट भी काफी ज्यादा सिंपल है, इसमें कहते हैं ऑल्सो एसर्टेन द सेपरेट सेलिंग प्राइस फॉर थर्ड एंड फोर्थ बोट। तीसरी और चौथी बोट का अलग सेलिंग प्राइस बताना है आपने। तो जब आप 2 से 4 पे पहुंच रहे हो, जब आप 2 से 4 पे पहुंच रहे हो तो आपको टाइम लग रहा है 1440 घंटे का। 2 से 4 पे पहुंच रहे हो, 1440 घंटे का टाइम लग रहा है। तो आप 2 यूनिट बना रहे हो थर्ड और फोर्थ, तो 2 यूनिट में 8000 के हिसाब से 16000 का मटेरियल लग जाएगा। 1440 घंटे लेबर के 4 रुपए के हिसाब से 5760, इसका 200% वेरिएबल ओवरहेड का खर्चा, टोटल कॉस्ट आ गई 33280। प्रॉफिट चाहिए आपको 20% 6656, तो सेल्स होनी चाहिए 39936। 2 यूनिट है ये थर्ड और फोर्थ यूनिट, तो डिवाइड कर दोगे 2 से तो आपको आपका सेलिंग प्राइस पता चल जाएगा थर्ड और फोर्थ यूनिट का
19968. One of the easiest question from learning curve for 7 marks. इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट ए है वो आपको गिवन है मैक्सिमा मिनिमा का। क्या क्वेश्चन है देखो, जॉक्सिन लिमिटेड, ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इज प्लानिंग टू मार्केट ए न्यू मॉडल ऑफ ए डॉल, rather than setting the selling price of the doll based only on production cost estimation, management polls the retailer of the doll to see how many dolls they will buy for various prices. From this survey, it is determined that the unit demand function is x is equal to 1500 minus 75p. This is the demand function quantity, you can say. And the cost function is given by c is equal to 4x plus 1400. This is the cost function. For the doll, where p जो है this is the price per unit and x is the number of units demanded. ठीक है, क्वेश्चन की डिमांड है 3. Evaluate how many number of dolls are sold to the retailer to maximize the profit of the company. सर सबसे पहले तो आपको x कैलकुलेट करके देना है, तो ठीक है, इसके लिए आप इक्वेशन फॉर्म करेंगे, कैलकुलस अप्लाई करेंगे, इक्वेशंस अप्लाई करेंगे, डेरिवेटिव्स अप्लाई करेंगे. तो इसके लिए सबसे पहले आपको x अगर कैलकुलेट करना है तो x की इक्वेशन की अगर मैं बात करूं तो x की इक्वेशन है 1500 माइनस 75p, जिसमें अगर मैं p की इक्वेशन फॉर्म करूं तो इट विल बी 75p इज इक्वल टू 1500 माइनस x, तो p विल बी इक्वल टू 1500 माइनस x अपॉन में 75, तो p विल बी इक्वल टू 1500 डिवाइड बाय 75 20 माइनस x अपॉन में 75. तो ये आपको P पता चल गया कितना होगा, P पता चल गया कितना होगा. इसके बाद देखो टोटल रेवेन्यू क्या होता है, टोटल रेवेन्यू होता है P इंटू क्यू, मतलब प्राइस इंटू क्वांटिटी डिमांडेड. अब यहाँ पे P क्या है सर, P है 20 माइनस एक्स अपॉन में 75, क्यू यहाँ पे x इंडिकेट किया ही जा रहा है डिमांड फंक्शन को. इसको अगर मल्टीप्लाई कर लें तो 20 इंटू एक्स 20x हो गया और x को x से मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर हो गया, 75 आपका 75 रह गया. टोटल कॉस्ट का फंक्शन तो आपके पास क्वेश्चन में ही गिवन है, c इज इक्वल टू 4x प्लस 1400. अब हम सबको पता है कि टोटल रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट माइनस करते हैं तो हमें प्रॉफिट मिलता है. लेकिन उससे पहले अगर मैं बात करूं तो mr इज इक्वल टू द डेरिवेटिव ऑफ टोटल रेवेन्यू. तो डेरिवेटिव ऑफ टोटल रेवेन्यू कितना है 20x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 75, x कॉमन लोगे तो ये हो गया 20 माइनस ये इधर आकर 2x अपॉन में 75. सिमिलरली mc इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ टोटल कॉस्ट. टोटल कॉस्ट क्या थी 4x प्लस 1400, तो इसको x कॉमन लिया तो ये चला गया 4, ये 0 हो गया तो इज इक्वल टू 4 आ गया. mr इज इक्वल टू mc होते हैं तो दोनों को इक्वल रख लो, 20 माइनस 2x अपॉन में 75 इज इक्वल टू 4. इसको सॉल्व किया आगे फर्दर तो x आ गया आपका 600. सर सबसे पहले तो आपसे x ही पूछा था, नंबर ऑफ डॉल्स पूछा था, तो नंबर ऑफ डॉल आ जाएगी आपकी 600. फिर कहते हैं आइडेंटिफाई द प्राइस द कंपनी शुड चार्ज टू रिटेलर इन ऑर्डर टू ऑब्टेन मैक्सिमम प्रॉफिट. पी बताना है. अब आप इजीली अपना पी बता सकते हो क्योंकि आपकी ऑलरेडी पी की इक्वेशन बन चुकी थी. पी था 20 माइनस एक्स अपॉन में 75, तो 20 माइनस एक्स की जगह 600 रख लो डिवाइड बाई 75, 12 रुपए आपका प्राइस आ गया. और इसके बाद अगर आपको थर्ड पॉइंट की बात करें तो प्रॉफिट बताना है, तो सर प्रॉफिट क्या होता है टीआर माइनस टीसी, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट. टोटल रेवेन्यू क्या है सर, टोटल रेवेन्यू है आपका P इंटू क्यू, दैट इज प्राइस इंटू क्वांटिटी. प्राइस है आपका 12 रुपए का, क्वांटिटी आपकी 600, माइनस कॉस्ट क्या है आपका 4x प्लस 1400, तो 4x था 600 प्लस 1400, इसको सॉल्व किया 3400 रुपए आ गया. तो काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन था. बिजनेस एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम से 7 मार्क्स की वेटेज का ये क्वेश्चन एग्जाम में आपको दिया गया. काफी इजी क्वेश्चन था. ढेर सारे क्वेश्चन आपने अपनी क्लासेस में ऑलरेडी इस तरीके के किए हुए हैं. और जो लास्ट क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 8B, दैट इज गिवन फ्रॉम बिजनेस फोरकास्टिंग मॉडल टाइम सीरीज एंड रिग्रेशन एनालिसिस में से सिंपल क्वेश्चन डिमांड फोरकास्टिंग का क्वेश्चन है. द सेल्स ऑफ जिंक इन ए प्लांट ऑफ KST लिमिटेड फॉर द ईयर 2014 to 22 आर गिवन बिलो. आपको 2014, 16, 18, 20, 22 मतलब 2-2 साल का डिफरेंस गिवन है और इनकी सेल्स बता दी.
यूजिंग द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर हमें स्ट्रेट लाइन ट्रेंड वैल्यू दैट इज y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स बनाना है, देन एसेस करके बतानी है सेल 2019 और 25 की। तो इसके लिए आप सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ ट्रेंड बना सकते हो। स्टेटमेंट ऑफ ट्रेंड में ईयर कॉपी कर लिए क्वेश्चन से 2014, 16, 18, 20, 22। एक्स मिडल पॉइंट एक्स ले लिया 0, तो 2016 माइनस 18 माइनस 2, 14 माइनस 18 माइनस 4, 20 माइनस 18 2, 22 माइनस 18 4, सिग्मा एक्स इज इक्वल टू 0 आ गया, एन इज इक्वल टू 5 आ गया। क्वेश्चन में से सेल्स कॉपी कर लो, वाई 36, 42, 46, 54, 32 सेल्स कॉपी कर ली। सिग्मा वाई आ गया 210, एक्स का स्क्वायर कर लो, इसका टोटल आ गया 40, एक्स को वाई से मल्टीप्लाई कर लो, इसका टोटल आ गया आपका सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल टू 8। तो इक्वेशन होती है, दोनों अप्लाई कर लो। पहली इक्वेशन होती है सिग्मा वाई इज इक्वल टू एन ए प्लस बी सिग्मा एक्स। सिग्मा वाई कितना आया 210, सिग्मा वाई आया 210, एन है 5, तो 5a प्लस बी सिग्मा एक्स 0 है तो 0 हो गया, तो a आ गया 42। सेकेंड इक्वेशन होती है सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल टू ए सिग्मा एक्स प्लस बी सिग्मा एक्स स्क्वायर। सिग्मा एक्स वाई आपका 8, ए सिग्मा एक्स हो गया 0 प्लस बी सिग्मा एक्स स्क्वायर था 40, तो 40b, इसको सॉल्व किया तो b आ गया 0.2। आपको 2019 और 25 की वैल्यू बतानी है, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स इज द इक्वेशन, और जिसमें 2019 और 25 की बतानी है, a आपका 42 रहेगा, b की वैल्यू 0.2 है। अब ये 19 है, तो 19 माइनस 18 इट विल बी 1, 25 माइनस 18 इट विल बी 7। तो सर 19 की सेल आएगी 42.2 और 25 की सेल आएगी 43.4। इस तरीके से ये जो स्ट्रेटजी कॉस्ट मैनेजमेंट का पेपर था ये आप सॉल्व कर सकते थे दिसंबर 2023 का, जिसमें अगर मैं कुछ ट्रिकी क्वेश्चन की बात करूं तो ट्रिकी क्वेश्चन के नाम पे आप केवल और केवल एक क्वेश्चन, ये जो पर्ट का क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 7A, इसको आप थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन बोल सकते थे। इसके अलावा इसके अंदर कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसको आपने अपनी क्लासेस में ना किया हुआ हो जिसको हम ट्रिकी क्वेश्चन का नाम दे सके। सर सारे के सारे कॉन्सेप्ट, सारे के सारे क्वेश्चंस आपने अपनी क्लासेस में ऑलरेडी करे हुए होते हैं, और पर्ट वाला क्वेश्चन जो है इस तरीके का भी क्वेश्चन आपने किया, बट बिल्कुल सिमिलर तरीके का क्वेश्चन नहीं किया फायर वगैरह लाइक, तो ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम दे सकता था, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रीजन बीइंग सर 7 में से केवल 5 ही 2 क्वेश्चन अपने को अटेम्प्ट करने थे। कहीं ना कहीं पेपर जो था दिसंबर 2023 एससीएम का एक नॉर्मल पेपर था, ट्रिकी पेपर नहीं था, इसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते थे, और इवन हमारे स्टूडेंट्स ने स्कोर अच्छा किया भी है। दिसंबर 2023 के पेपर में हमारे एक स्टूडेंट की रैंक आई थी, एंड जून 24 का जो पेपर हुआ था उसमें भी हाईएस्ट मार्क्स एससीएम के अंदर हमारे स्टूडेंट के 73 74 के आसपास 73 थे, आई थिंक 73 मार्क्स थे। तो पेपर अभी नॉर्मली आ रहे हैं, और सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट हैं, क्वेश्चंस हैं, ये वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन जो हैं वो आप ऑलरेडी करके जा रहे हो अपनी क्लासेस में, तो आप अच्छा स्कोर यहाँ पे कर पा रहे हो। तो ये वीडियो था एससीएम दिसंबर 2023 का सजेस्ट आंसर ऑन हाई डिमांड ऑफ द स्टूडेंट्स, क्योंकि टाइम शॉर्टेज की वजह से मैं नहीं बना पा रहा था, बट मैंने देखा कि जब इतने सारे स्टूडेंट डिमांड कर रहे हैं तो एक वीडियो बच्चों के लिए बना दिया जाए। लास्ट में अगेन कहना चाहूंगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल, जहां पे भी आप शेयर कर सकते हो, अपने व्हाट्सएप स्टेटस में, सीएमए फेसबुक ग्रुप्स पे, जहां पे भी शेयर कर सकते हो ज्यादा से ज्यादा कर दीजिए, क्योंकि एससीएम का जो सॉल्यूशन के वीडियोज हैं बहुत लिमिटेड 1 या 2 वीडियोज ही आपको यूट्यूब पे देखने को मिलते हैं, तो ये वीडियो काफी ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे। थैंक यू, bye bye, and all the best for exam. Thank you.